नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ डिम्पी और अभिषेक। आज थोड़ी सी सुबह इतनी प्लेजेंट नहीं लग रही है। मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं कह पा रहे अभिषेक, लेकिन वी मस्ट से बॉयज प्लेड वेरी वेल। आपने कैसे एनालाइज किया? आज सुबह ऑफिस आने का मन था नहीं था? बताएं, कल शाम तो आप आई एम श्योर टीवी स्क्रीन के सामने ही बैठे हुए होंगे। प्रियंका, निश्चित तौर पर देखिए, दिल टूटे हैं और निराशा होती है जब आप लगातार मैच जीते हुए आखिरी मैच को हार जाओ और वो फाइनल मुकाबला हो। लेकिन कल ये चर्चाएं भी थी और मैं भी कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि द बेस्ट टीम वन द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा नहीं रहा। बेस्ट टीम इंडिया रही और बॉलिंग बैटिंग जितने भी आंकड़े थे वो सारे के सारे इंडिया के पक्ष में थे। कल एक मैच खराब चला गया। और अगर हम कल के मैच की पर्टिकुलरली बात करें तो शुरुआत के 10 ओवर बैटिंग, शुरुआत के 10 ओवर बॉलिंग हमारे पक्ष में वही रहा। बाकी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं कि डोमिनेंस। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, एक अलग ही मिजाज होता है उनका। जब वो नॉकआउट मुकाबले में होते हैं तो एक अलग टीम हो जाती है प्रियंका। और रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, खिलाड़ियों के पर्सनल रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, ये मायने नहीं रखते हैं। आप देखिए, सिर्फ 2 मैच शुरुआती ये ऑस्ट्रेलिया हारी थी। वो किससे हारी थी? पहला मैच इंडिया से, दूसरा साउथ अफ्रीका से। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया, फाइनल में इंडिया को हराया और वर्ल्ड कप जीत दिया। तो कल की कहानी इतनी है। हमारे लिहाज से हम ये सोचें कि अच्छा कितना निराश हो जाएं, तो उसमें ये कि अच्छा खेले थे पूरे टूर्नामेंट्स में। उम्मीदों का पहाड़ एक हम लेकर गए थे और उस उम्मीदों पर कल के मैच में खरे नहीं उतरे। कुछ कह सकते हैं कि खामियां रही, बट उस खामियों को अब हम भुला दें, हम आगे बढ़े तो ही बेहतर होगा। राइट अभिषेक, बट बातें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद थोड़ी नई पिच थी और स्टार्टिंग जो पहली पारी जो खेलने उतरती है टीम, उसके लिए फेवरेबल नहीं थी। इस तरह की बात भी। और इंडिया को शायद होम ग्राउंड का वो फायदा मिल भी नहीं पाया क्योंकि पिच भी नहीं थी, स्टेडियम भी नया था। प्रियंका, देखिए, सब में पुरानी बातें हो गई। मतलब अगर आप इस तरह से सोच के जा रहे हो कि टॉस ही डिसाइडर अगर है, फिर तो आप वर्ल्ड कप के कॉन्टेस्ट की बात मत कीजिए। ये एक पुरानी चीज हो गई। और कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली है, उसको पूरा क्रेडिट जाता है। टीम इंडिया ने 10 ओवर में डोमिनेट किया। रोहित शर्मा ने जिस तरह से चौके छक्के लगाए, निश्चित तौर पर वो एक हमारा कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पहलू रहा कल के मैच का। लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, इंडिया को काबू में रखा। आप 11वें ओवर से लेकर 50वें ओवर तक सिर्फ 4 या 5 चौके लगे हैं। ऐसे परफॉर्मेंस से आप मैच नहीं जीतते हैं। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, ट्रेविस हेड ने क्या कमाल की बैटिंग की। मतलब थोड़े से प्रेशर रहे होंगे 3 विकेट गिरने के बाद, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल किया ट्रेविस हेड ने, लाबुशेन ने, और मैच जिताया। तो सिर्फ यही है कि कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली है। स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए जो अच्छा खेला उसके लिए बहुत सारी बनाइयाँ, बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया ओवरऑल पूरी चैंपियनशिप, पूरे वर्ल्ड कप के दौरान बहुत अच्छा खेलती रही है। उनकी भी इसलिए बहुत ही तारीफ यहाँ, ठीक है। लेकिन अब बढ़ते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ। इंडियन मार्केट्स में पिछले पूरे हफ्ते एक अच्छा खासा वीक होने के बाद 19,700 के ऊपर हम बंद हुए। अब एक बार बड़े ट्रिगर्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट से, मैक्रो फ्रंट से हमें अच्छे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इस हफ्ते क्या क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? शुक्रवार को देखिए थोड़ा फ्लैट बंद हुआ डाउ मार्केट्स। अभी फिलहाल आप गिफ्ट निफ्टी तो 19,800 के पास देख रहे हैं। लेकिन क्या एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग जैसे दौर देख सकते हैं हम इस हफ्ते? इसे देखना होगा क्योंकि हम चल चुके हैं, लगभग 700-800 पॉइंट नीचे से चल चुके हैं। इससे बात करेंगे। लेकिन बजाज फाइनेंस, नए ग्राहकों के लिए ईएमआई कार्ड पर रोक लगी है। ये कहीं ना कहीं ये जो एक प्रेशर और पूरा ड्रॉडाउन आपको बैंक्स, फाइनेंस, आरबीआई की नई टाइटनिंग से दिख रहा है, उससे ये इम्पैक्ट भी हुए हैं शुक्रवार को और अब एक्शन भी ले रही हैं कंपनियां। इस पर बात करेंगे। और बिल्कुल, और इसी तरह से सिप्ला की आप बात करें तो यूएसएफडीए से वहां पर उन्हें एक वार्निंग लेटर आया है। और साथ ही 27 हार्डवेयर आईटी कंपनीज हैं, इनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी हैं और ये स्टॉक अच्छे खासे चल रहे थे। पीएलआई 2.0 की यहाँ बात हो रही है। इन पर और कहाँ ट्रेड बनता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक बार चलिए पहले बड़े ट्रिगर्स पर एक बार बात कर लेते हैं। अहम ट्रिगर्स एक बार डिम्पी के साथ डिस्कस करते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार ने, डोमेस्टिक मार्केट ने जैसे परफॉर्म किया, अब वहां से रेंज देख क्या रही है। अब जरा अहम ट्रिगर पे आ जाते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए। कल का दिन तो जैसे अभिषेक बता ही रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं था प्रियंका, लेकिन वैसे आप इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी ने भी एक दिन पहले मूड खराब कर रखा था सबका।
तो आज अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देख रहे हैं या फिर मार्केट को बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इन बोथ द केसेस निफ्टी बहुत ही कंफर्ट जोन में है। एक एक करके सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो पहले 2 पॉइंट है इसमें एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लिखा है। बैंक निफ्टी को अपना सपोर्ट ढूंढना है और निफ्टी को अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करना है। इन दोनों में कमज़ोर कौन है? मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कौन है? वो है बैंक निफ्टी। देखिए, बजाज फाइनेंस ने और एसबीआई कार्ड ने दोनों ने अपनी स्टेटमेंट जारी करके बताया। बजाज एसबीआई कार्ड तो ये कहता है कि हमारे को 4% हमारी एडुकेसी रेशियो का फ़र्क पड़ेगा और उसने अपना ईएमआई वाला डिवीजन को बंद किया, ईएमआई कार्ड को बंद किया है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को आज फर्स्ट डे तक ही सीमित ना रखें, यानी कि पहले दिन तक नहीं, ये सेकंड डे थर्ड डे भी चल सकती है प्रॉब्लम, जो आरबीआई का एक क्रेडिट रिस्क बढ़ाने की बात सामने आई थी। इसलिए आज रियल टेस्ट में, क्योंकि हफ्ते का बदलाव है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बैंक निफ्टी 43,500 को नहीं ब्रेक करेगा। 43,500 को नहीं ब्रेक करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि फिर निफ्टी अपना काम करेगा और इस बीच ग्लोबल मार्केट्स आपके हक में हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स ने कभी भी आपको निराश नहीं किया पिछले 10 दिन से। जो निराश करने वाले लोग हैं वो है एफआईज, वो भी ग्लोबली हैं, बट वो एफआईज के तौर पर भारत में आते हैं, वहाँ से होल्डिंग्स बढ़ नहीं रही हैं। भगवान जाने ऐसा क्या हो गया कि इंडियन मार्केट्स को वो क्यों नहीं इतना एग्रेशन के साथ अभी ले रहे हैं, समझ में नहीं आता। इस बार की अर्निंग से भी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं था, ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज से ऐसा लग रहा है, ना ही फ्रीबीज से ऐसा लग रहा है। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम सब नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एफआईज उस चीज़ की वेट कर रहा है या तो आना नहीं चाह रहा है। वो पॉइंट अभी नोटिस नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। हो सकता है वो चुनाव से ही जुड़ा क्यों ना हो सकता है वो कुछ और पॉलिसी फ्रेमवर्क से जुड़ा क्यों ना हो, जो आम भाषा में सब लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। इसलिए एफआईज फूक फूक के कदम रख रहे हैं। मैं बोलूँगा कदम रख भी नहीं रहे, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। एक और चीज़ मैं डोमेस्टिक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। आज अगर आपको ये चेक करना है कि आपका बाजार ठीक हो रहा है या फिर थोड़ा ख़राब हो रहा है, बैंक निफ्टी को चेक करो। हमने फ्राइडे को भी यही बात आपके सामने बताई थी कि उसका जो पैरामीटर है ना, उसको चेक करने का जो थर्मामीटर है कि बाजार को बुखार है कि नहीं है, वो इस समय बैंक निफ्टी के हाथ में चला गया है। तो एक बार जरा बैंक निफ्टी को आज चेक करना होगा। एक लेवल मैं फिर से बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ उस लेवल को। 43,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 43,800 के ऊपर अगर आज बैंक निफ्टी आ जाता है तो समझ लेना ये आरबीआई वाला फैसला खत्म हो गया। अगर ये आरबीआई वाला फैसला खत्म नहीं हुआ तो आज मार्केट 43,500 के नीचे जाएगा, उसके नीचे क्लोज भी करेगा। तो ये प्रॉब्लम में अभी थोड़ा रुकना होगा। इसलिए मैं आपको एक वन लाइनर सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका कि बाजार ठीक है, बाजार खराब है, इसके मोटा मोटी आंकड़े ये हैं। एक और पॉइंट मैं से इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले हफ्ते ब्रेकआउट किया हुआ है और इस ब्रेकआउट को टिपिकली जल्दी जल्दी फेल करने नहीं देगा, वो पास होके आया हुआ शेयर है। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्सेस बैंक निफ्टी, और मैं थोड़ा बोलूँगा वर्सेस आईटी भी चलेगा। आईटी के अंदर भी आप ध्यान रखिएगा, टिपिकली जब भी बैंक कमज़ोर होगा ना, आईटी को एक क्वेश्चन मिल जाता है उसको मैनेज करने के लिए। तो आईटी, बैंक निफ्टी और रिलायंस, इन तीनों के बीच में इस हफ्ते के अंदर कम से कम बाजार 1 से 2 दिन तो झेलेगा। और दूसरी बात जो क्रिकेट से आई है वो तो खैर थोड़ी ना मायूस करने वाली तो है ही, उसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। ठीक है, तो ये मार्केट का सेटअप है। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहाँ से आज कुछ बहुत ख़ास संकेत नहीं है। आप देखेंगे डाउ, नेस्डेक, एसएनपी बहुत ही हल्के से गेंस के साथ बंद हुए हैं। हाँ, डाउ में ये रहा कि अब 200 अंकों के पूरे दायरे में ये कारोबार हुआ है और उसके बाद हमने सपाट क्लोजिंग देखी है। फ्यूचर से भी बहुत कुछ खास संकेत नहीं है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर भी एक मिक्स ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। 19,800 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। क्रूड जो कि बड़ा इंडिकेटर था भारतीय बाजारों के लिए पिछले हफ्ते, वहाँ पर हम थोड़ी सी निचले लेवल से हल्की सी बाइंग देख रहे हैं, लेकिन अभी भी $80 के आसपास कहीं कच्चा तेल है। तो ग्लोबल फ्रंट को लेकर बहुत ज़्यादा कोई तनाव वाली चीज़ नहीं है। नतीजों का सीज़न पीछे छूट गया है। तो आज थोड़ा सा हो सकता है कि देखिए बाजार को कि एक दिशा की तलाश करता हुआ दिखे। लेकिन निफ्टी, अगर निफ्टी की बात करें डिम्पी, अगर तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी के चलते थोड़ा सा मुश्किल में आया गुरुवार को भी, उसके बाद शुक्रवार को भी। आज निफ्टी की और बैंक निफ्टी की चाल आप किस तरह की देख रहे हैं?
वैसे अमूमन लोग मेरे को कई बार डिम्पी की जगह निफ्टी भी बोल देते हैं, वो कोई बात नहीं, वो एक दो बार नहीं कईयों से हो चुका है, आपसे नहीं कईयों से हो चुका है। तो ये अच्छी बात भी है कि कम से कम हमारा नाम निफ्टी के साथ तो जुड़ जाता है, देश के टॉप 50 कंपनीज हैं। खैर बाय द वे, अभी आपने जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ़र्क पता किया, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आपके पास जो थर्मामीटर है वो बैंक निफ्टी के पास है। बैंक निफ्टी को आज 43,500 किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद थोड़ा हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे, मेहमान भी हमारी वेट कर रहे हैं। पहले निफ्टी का आंकड़ा लेके आइए। यस, अनवाइंडिंग का प्रेशर आया, कई दिनों के बाद आपने ये देखा होगा वर्ड अनवाइंडिंग आया। असल में अनवाइंडिंग, मेरे को शौक नहीं है अनवाइंडिंग और शॉर्ट में लिखने का। अनवाइंडिंग से क्लियर मतलब होता है, डेरिवेटिव वाले बहुत समझदार लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से अनवाइंडिंग का कंसेप्ट को क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर से आपको निकलना थोड़ी मेहनत का काम होता है। हालांकि जो ओपन इंटरेस्ट का बदलाव है वो सिर्फ 2% से हुआ है। आप निफ्टी के अंदर देख पा रहे होंगे, आप फील गुड भी कर रहे थे। निफ्टी के अंदर बकायदा एक टाइम ऐसा भी था जब हरे निशान में भी था और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे खड़ा हुआ था। तो इसलिए निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अनवाइंडिंग का जो प्रेशर आया वो सिर्फ 2% के साथ आया है, जबकि बिल्डअप खड़ा हुआ है अभी भी 2 लाख शेयरों के ऊपर का। तो ये अच्छी बात है और हमने कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं किया। 500-400 वाले सपोर्ट जस के तस बरकरार हैं, 800 वाला रेजिस्टेंस जस का तस बरकरार है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में। जरा डाटा दिखाइए बैंक निफ्टी का, क्योंकि उसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी का आज दिन बड़ा क्रिटिकल है। फर्स्ट डे तो सबको पता था कि वो वीक होगा, आप मैं कोई आदमी नहीं भी बोले ना, सबको पता था कि बैंक निफ्टी वीक होगा। इतना वीक होगा कि 43,500 तक आ जाएगा, इसका थोड़ा आकलन करना मुश्किल था। चलो वो भी हो गया, क्लोजिंग तक वो भी पता लग गया। अब क्या, आज जो रियल टेस्ट होगा ना बैंक निफ्टी का, वो सही मानों में टेस्ट होगा कि आप कैरी फॉरवर्ड उस प्रॉब्लम को लेके जाते हो या फिर रोक देते हो। मेरे हिसाब से कम वो कैरी फॉरवर्ड एक बार करेगा, एक बार और करना चाहिए, 43,500 के बाद ब्रेक करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो फिर अभी भी आप जल्दबाजी ना करना। बैंकिंग शेयर्स की ना तो कॉल लेना, ना ही इस शेयर्स के अंदर अभी ट्रेड करना, अभी थोड़ा रुक जाना, क्योंकि एफआईज नहीं आ रहे और टिपिकली एफआईज बहुत बड़ा हिस्सा अपना बैंक्स में भी लगाते हैं जो अभी नहीं लगा रहे। ये नोटिस करने वाली बात है। दूसरा, अगर हम 43,500 को बचा लेते हैं और जो रेजिस्टेंस लिखा पहला 43,800, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देते हैं, यहाँ पे क्लोज दे देते हैं, तो ट्रस्ट मी आप खुल्लम खुल्ला कॉल्स लेके जाना, कोई डर और घबराहट नहीं है। आरबीआई का फैसले का मामला खत्म हो गया। देखिए बैंक के पास रिजल्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई की प्रॉब्लम्स है। जो आरबीआई की प्रॉब्लम्स हैं वो 1 डे में खत्म नहीं होंगी, वो थोड़ा करती हैं सेकंड डे तक आपको प्रॉब्लम्स। इसलिए मेरे लिए आज का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। पीसीआर भी दिखा दीजिए एक बार, विक्स भी दिखा दीजिए। विक्स के हिसाब से और पीसीआर के हिसाब से बाजार में कुछ नहीं है। ओवरसोल्ड थोड़ा बैंक निफ्टी हो गया, वो 0.64 हो गया। एक्चुअली में 70 के नीचे हम थोड़ा ओवरसोल्ड गिनना शुरू कर देते हैं तो ये ओवरसोल्ड हो गया, यानी कि बैंक निफ्टी की पिटाई उम्मीद से ज़्यादा हो गई है। इसलिए 43,500 आज बहुत क्रिटिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये आप चेक करके रखना। विक्स जो है ना अभी 11:15 पे चल रहा है, 12:30 13 पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे पहले कुछ नहीं करेगा। अब अपनी स्क्रीन पे विक्स को भी लगा के रख लेना। ठीक है, मार्केट का हमने कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के थर्मामीटर के जरिए तापमान चेक कर लिया, लेकिन डिम्पी निश्चित तौर पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड आप जो बता रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि एसबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, और ब्रोकरेज हाउसेज ये कह रहे हैं कि ये आरबीआई का जो डायरेक्टिव है, जो कदम है, उसको आप आइसोलेशन मत देखिए, वो पूरी तरह से इस सेक्टर की हेल्थ सुधारने के लिए किया गया है। तो पॉजिटिव्स भी हैं। तो आज हम ये शायद मान के चल सकते हैं कि जो डिस्ट्रप्शन हमने देखा है पिछले हफ्ते शुक्रवार को, शायद उसे उभरने की कोशिश करें और उसके बलबूते आज निफ्टी को भी शायद दम मिले। स्टॉक्स में आपकी नजर आज कहां पर होगी? देखिए आपने जो बैंक निफ्टी वाली बात बोली, मैं फिर से एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपकी तबीयत ठीक होने में भी समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठीक नहीं होंगे, एक ना एक दिन तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई जो मार्केट के अंदर ठीक हुई है, बट कई बार टाइम भी लगता है। तो उसके लिए ना मैं एक दिन अभी और देना चाहूँगा, इसलिए मैं चाहकर भी आज बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करूँगा। क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है? बिल्कुल है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ इसलिए कांपेंगे क्योंकि मेरे को पता है कि अगर बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे क्लोज करेगा, मेरे हक में फैसला नहीं जाएगा, मैं फंस भी सकता हूँ। ये तो रही बात। अब आते हैं शेयर की बात पे। आपने एक शेयर पता किए, तो मैं आज एक ही शेयर दूंगा, वो इन दोनों से हटा हुआ है, निफ्टी से भी हटा हुआ है, बैंक निफ्टी से हटा हुआ है, सीधा विश्वमोहन के डिपार्टमेंट का है, वो है कमोडिटीज़ का, बलरामपुर चीनी। आप इस शेयर को देखिएगा, ये शेयर ने अच्छी क्लोजिंग की हुई है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है,
कमोडिटीज़ का प्ले है। भले आप फेस्टिवल सीजन से बाहर निकल रहे हो, लेकिन ये ग्लोबल और फेस्टिवल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस बार के क्वार्टरली नंबर बहुत शानदार आएंगे। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है, छोटा सा ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट लेगा, रिस्क रोड काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए बलरामपुर चीनी पे आप ध्यान रखें। ये हमारी तरफ से आज पहला शेयर है जिस पे आप नोटिस कर सकते हैं। दूसरा शेयर आज हमारे पास है नहीं। एक्चुअली में आज मैं थोड़ा मार्केट को वेट एंड वॉच में डालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आज दूसरा शेयर आपके सामने रखा। ये मार्केट से इतर हटा हुआ शेयर है, इसलिए आपको थोड़ा सेफ्टी और कंफर्ट दोनों मिल जाए, इसलिए हमने शेयर आपके सामने रखा। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका उनको इंट्रोड्यूस कर रही है। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक ट्रेड सेटअप की। अब क्या ट्रेड लेना है आज एक्सपर्ट्स बताएंगे। सोनी है हमारे साथ, जय पटेल और प्रशांत सावंत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले चलिए सोनी से शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा तो सब थोड़े डल मोमेंट के साथ ज़रूर आए हैं, लेकिन लेट्स होप क्या बाजार कोई अच्छा एक्साइटिंग मोमेंट दे सकता है। सोनी, निफ्टी में अगर लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं और बैंक निफ्टी पे अच्छे खासे शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दिया है, तो क्या रेंज के लिए आप आज प्ले आउट करेंगी? रेजिस्टेंस कहाँ देख रही हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, डिम्पी जी एंड अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। जी डेफिनेटली देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम कंपैरिजन करें तो निफ्टी थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर है करेंटली देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्टअप भले ही नजर आया है, बट फ्रेश ट्रेड यहाँ से लेना एक डेंजरस साइन हो सकता है। सो थोड़ा अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही इंडेसेस को थोड़ा अवॉइड करने के लिए सलाह रहेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ट्रेड यहाँ पे मिल नहीं सकता या फिर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख नहीं सकते, बट काफी वाइल्ड स्विंग आ सकता है दोनों बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। और निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पे एक रेंज क्लियरली नजर आ रहा है अभी भी। 19600 से लेके 19850 800 का एक उसका रेजिस्टेंस है। और जब तक वो 19850 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक तो फ्रेश लॉन्ग्स जाने की सलाह नहीं रहेगी। 19600 का एक उसका सपोर्ट बन सकता है, तो शायद एक जो लोग दोनों थोड़ा सा इंट्राडे प्ले के लिए लॉन्ग्स की तरफ खेलना चाहते हैं वो एक डिप में बाय कर सकते हैं अराउंड 19600। आप एक छोटा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 19500 के करीब, और वहां से आप देख सकते हैं एक बाउंस बैक या फिर एक छोटा सा पुल बैक रिकवरी आपको नजर आए अराउंड 19700 750। सो निफ्टी में रेंज है, रेंज का फायदा जरूर उठा सकते हैं। और ये जो अभी फिलहाल बन चुका है डेटा, मेरे ख्याल से रेंज अभी ब्रीच नहीं करेगा, क्योंकि आईटी डेफिनेटली विल कम एंड सपोर्ट निफ्टी। जितना बैंक निफ्टी वीक होते जाएगा उतना आईटी सपोर्ट करेगा। सो इसीलिए बेहतर है कि आप निफ्टी में ज्यादा फोकस कर सकते हैं, निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी क्लियर अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी जब तक 44500 स्पॉट लेवल के ऊपर नहीं निकालता, फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए वहां पे। और फिर निफ्टी में भी सिमिलरली कल उसका एक्सपायरी रहेगा 19850 स्पॉट लेवल। अगर फिर निफ्टी को क्रॉस करता है तो ही उसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग्स बनेंगे। तो ये रेजिस्टेंसेस काफी ऊपर है, इसलिए बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में अवॉइड कीजिए। निफ्टी में आप छोटा एक डिप में बाय कर सकते हैं, छोटा स्टॉपलेस लगाए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, हल्के पोजिशन के साथ ही आप प्ले कीजिए। रेंज का एकदम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स पर सोनी का ये व्यू। हमारे साथ अब खास मेहमान जय पटेल और प्रशांत सावंत भी हैं। आप इनसे जानते हैं कि ट्रेड आज कहां पर करना है स्टॉक्स में। प्रशांत, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए। जी गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है, एक होगा टेक्सरेल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम 120 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 160 160। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा मेटल्स सेक्टर से। यहाँ पे टाटा स्टील मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मेरा स्टॉप लॉस होगा 121 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 130 और नेक्स्ट टारगेट 135 तक के देख रहा हूँ। स्टील इंपॉर्टेंट शेयर है, ये बिल्कुल नोटिस करने वाला है आपका। हालांकि रेलवे काउंटर्स भी चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने टैक्स में को रेलवे आपकी लिस्ट में होगा, आपकी माफ़ कीजिए, आपकी स्टील है कंपनी आपकी लिस्ट में, तो ये मेरे लिस्ट में आज ध्यान रहेगा। टाटा स्टील डन। जय, आपके शेयर कौन से हैं? प्रियंका जी एंड अभिषेक जी। सो आज मेरा पिक रहेगा पहला रेलवे सेक्टर में राइट्स पर। सो राइट्स की बात करें तो वहां सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लिया है ये स्टॉक ने। पिछले दो बार ये डबल बॉटम फॉर्म करके 441 के अराउंड डबल बॉटम फॉर्म करके ऊपर के सेशन में जा रहा था। कल फ्राइडे के सेशन में हम देखें तो जो मूविंग एवरेज इसका कंजेशन है पर्टिकुलरली 21 डे को ब्रेच करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिखाया ये स्टॉक ने। आरएसआई काफी ओवरसोल्ड जोन से मॉडरेट जोन पर निकल रहा है। तो यहाँ से राइट्स को बाय करने की सलाह होगी। 499 का टारगेट रख के 462 का स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा ये स्टॉक को। मुझे लग रहा है
रेलवे स्टॉक में जो मोमेंटम अभी बन रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है आने वाले वीक में भी। सो राइट्स वुड बी माय फर्स्ट पिक। एंड सेकंड एंड न्यू एज कंपनीज में हम देखें तो लास्ट वीक में थोड़ा बस दिख रहा था नाइका, पर्टिकुलरली नाइका में काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मुझे दिख रहा है। चार्ट की बात करें तो यहाँ पर वीकली और इवन वीकली चार्ट पर मुझे और डेली चार्ट पर काफी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रहा है। वीकली चार्ट पर पर्टिकुलरली 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रिज करके ये स्टॉक अपसाइड दिखा रहा है। यहाँ से नाइका में 182 का टारगेट रख के चल सकते हैं। ऑल तो मूविंग एवरेजेस काफी अपसाइड दिखा रही है, बट अभी के लिए टारगेट 182 का रख के 159 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में मैं ट्रेड करना चाहूंगा। काफी समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था और अभी ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वॉल्यूम के साथ बाइंग आ सकती है और कंटिन्यू रह सकती है। का में अच्छा खासा सर्ज शुक्रवार को भी था और वॉल्यूम बैक था, इसीलिए आपको फर्दर भी अपसाइड दिख रहा है। ठीक है, सोनी के भी शेयर ले लेते हैं। सोनी, आपके ट्रेड्स? ये प्रियंका जी, मेरा आज बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, एक बाय एक सेल की तरफ रहेगा। बाय है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है, ये अजम्पशन के साथ ही इसको मैं बाय दे रही हूँ। लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस काफी अच्छे हुए हैं इसमें, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग हुए हैं। सो BEL आप बाय कीजिए 142 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 154। जो दूसरा पिक है वो शॉर्ट साइड की तरफ है, वो है लॉरस लैब फ्यूचर्स, सेल करने की सलाह रहेगी 382 स्टॉप लॉस के साथ। आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 358 एंड 350 की तरफ से। BEL में बाय, लॉरस लैब्स में बिकवाली की सलाह। तो ये 6 की 6 कॉल्स। और आज हम देख रहे हैं कि प्रशांत की लिस्ट में भी एक रेलवे स्टॉक है और जय की लिस्ट में भी है राइट्स और टेक्सटाइल है प्रशांत के पास। हमने देखा है कि बहुत बड़े मूव्स आए थे और वो मूव्स कंटिन्यू होंगे। आपके लिए मौके कहाँ पर बन रहे हैं वो हमने आपको बता दी है। लेकिन आज खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे, ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये सब कुछ लेकर हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए और उनके साथ हैं पूजा त्रिपाठी। शरद, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आज क्या है स्टॉक्स न्यूज़? जी बिल्कुल, PLI स्कीम्स पे जो है इम्पोर्टेंट फोकस रहने वाला है। ऑफ कोर्स जो PLI 2.0 स्कीम आई है आपके IT हार्डवेयर को लेके, उसके कारण जो है 6 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी अप्रूवल आई है इस लिस्ट में। इनका नाम है काइंस टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ऑप्टिमस इंफ्रा का एक आर्म है, सिरमा SGS टेक तीसरा कंपनी, चौथा कंपनी है पेजेट जो डिक्सन टेक का आर्म है, और ITI और नेटवेब टेक भी है जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स काइंस टेक में एक और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है कि लगभग 1400 करोड़ रुपए की टोटल कैपिटल रेज होने वाली है इक्विटी से, और इसका बोर्ड का अप्रूवल आ चुका है। अब ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रहेगा। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो Q2 रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 30% से ज़्यादा का उछाल आया है, और अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा जो है ग्रोथ देखने मिला है। मारुति सुजुकी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है SMG के एक्विजिशन का, और मैनकाइंड फार्मा भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि उनको ऐड किया गया FTSE ऑल वर्ल्ड और ऑल कैप इंडेसेस में। हालांकि एडजस्टमेंट्स तो December 15 को होगा, लेकिन IFL का मानना है कि लगभग $30 मिलियन का इन्फ्लो जो है कंपनी में देखने मिल सकता है, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात करें तो बोर्ड ने कंसिडर किया है बोनस इशू, अब ये November 27 की मीटिंग में जो है होने वाला है डिस्कस। ओबरॉय रियल्टी में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, पहली बार जो है ओबरॉय रियल्टी NCR रीजन जो है न्यू कैपिटल रीजन में जा रहे हैं, और यहाँ पे 14 एकड़ लैंड गुरुग्राम में उन्होंने एक्वायर किया है लगभग 600 करोड़ रुपए के लिए, और यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसिंग जो है प्रीमियम सेगमेंट में वो बनाने वाले हैं, तो ओबरॉय रियल्टी पे भी ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स वीकेंड में वो जो है थर्सडे फ्राइडे में जो है RBI की इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आई थी। अब उसके जो इम्पैक्ट तो हमने देखी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन कुछ सफाई आई हैं जो कंपनीज इम्पैक्ट हुए हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस ने कहा है कि उन्होंने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया EMI कार्ड्स को उनके नए कस्टमर्स के लिए, और दूसरा बात वो आगे जाते हुए जो कंटिन्यू कर रहे हैं जो नॉर्मल फाइनेंसिंग जो है उनकी ऑफर फाइनेंसिंग, वो नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डीलर स्टोर्स पे तो वो दे ही रहे हैं, और RBI की जो एक्शन है इस पे जो है बड़ी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगी। वहीं दूसरे तरफ SBI कार्ड्स भी जो है उन्होंने कहा है कि जो नए RBI मेजर्स के कारण कंपनी जो है अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लगभग 4% से गिरा सकती है। हालांकि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में नहीं देखने मिलेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है SBI कार्ड से। दालमिया भारत शुगर में एक नेगेटिव डेवलपमेंट आई है, उनके 2 यूनिट्स महाराष्ट्र में जो है फार्मर्स एजिटेशन के कारण जो है वो क्लोज डाउन या इम्पैक्ट देखने मिली, और कंपनी ने कहा है
कि एक मटेरियल इम्पैक्ट उनके ऑपरेशंस में देखने मिल सकता है। हालांकि उन्होंने कोई नंबर या कोई फिगर जो है नहीं बताया अभी। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा, यहाँ पे भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट आ रही है, सिप्ला, जहाँ पे उनकी जो पीतमपुर यूनिट है उनको वार्निंग लेटर आ गया यूएस एफडीए से। अब ये इम्पैक्टफुल इसलिए होगा क्योंकि अप्रूवल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के वो अब डिले हो सकते हैं, स्पेशली जो उनकी इंपॉर्टेंट ड्रग है GADVR करके जिनको कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ड्रग है ये। तो यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट सिप्ला में देखने मिल रही है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आपके रडार में होने चाहिए आज। आपको अच्छे से बता दिए सारे के सारे शेयर्स। हालांकि शरद का मूड देख के ऐसा लग ही रहा है कि वो क्रिकेट से काफ़ी निराश हुए हैं, जो कल भारत नहीं जीत पाया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा, फिर से वर्ल्ड कप होगा, यही इंडियन टीम आपको वापस से वर्ल्ड कप जितवाएगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है शरद, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब पूजा त्रिपाठी के पास चलते हैं और उनसे ज़रा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स पता कर लेते हैं। पूजा जी बताइए रिपोर्ट्स। जी, शुरुआत सबसे पहले पेटीएम से करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि खरीदारी की राय वो देख रहे हैं और लक्ष्य है 1165 रुपये प्रति शेयर का। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपनी के लिए और पेटीएम अपने बाकी अगर कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करेंगे तो वेल प्लेस्ड भी दिख रही है। इनका कहना है कि आरबीआई का जो फैसला है उससे इनके पर्सनल लोन पर ज़रूर असर दिखेगा, लेकिन मर्चेंट और बाय नाउ पे लेटर जो सेगमेंट है इनका, वहाँ पर कुछ असर नहीं दिखेगा। तो उस लिहाज से आप पेटीएम पर नज़र रखिए। एनएमडीसी पर सिटी ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि वो खरीदारी की राय देख रहे हैं और लक्ष्य भी 160 से बढ़ाकर 190 का कर दिया है। इन्हें प्राइस ट्रेंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। आयरन ओर की प्राइस की अगर बात करें तो इनका कहना है कि आने वाले समय में $120 प्रति टन और इसके अलावा वहां से बढ़कर $130 प्रति टन भी प्राइजेस जा सकती हैं। और फाइन्स के प्राइस भी अगर देखेंगे तो अभी एनएमडीसी के जो दाम हैं वो 20% डिस्काउंट पर हैं, वो 1000 रुपये प्रति टन तक जा सकते हैं। तो इस लिहाज से एनएमडीसी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस वजह से लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। इस स्टॉक पर नज़र रखिए। और आखिर में बात करते हैं होनासा कंज्यूमर की। यहाँ पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की राय के साथ 520 रुपये का लक्ष्य देख रहे हैं स्टॉक के लिए और इनका कहना है कि कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय ग्रोथ पर फोकस कर रही है वो इनके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी होगी। उस लिहाज से अच्छा लग रहा है होनासा कंज्यूमर और 520 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय। ही की लिस्टिंग है लेकिन जेफरीज के टारगेट हैं 510 तक के टारगेट्स हैं। पेटीएम पर भी यहाँ पर इनफैक्ट इसी सिचुएशन को सेस करते हुए रिपोर्ट्स आई हैं। शुक्रिया पूजा ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए पॉसिबल ट्रेड्स की बात करते हैं। जैसे एक बार शुरुआत करते हैं। जय कई सारे स्टॉक्स जो हमें शरद ने बताए उसमें से एक स्टॉक फार्मा स्पेस, हम देख भी रहे हैं कि सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे काउंटर्स से अच्छा ब्रेकआउट भी दिया शुक्रवार को। लेकिन एक स्टॉक आप चेक करें मैनकाइंड फार्मा, क्योंकि ये जो FTSE ऑल वर्ल्ड एंड ऑल कैप इंडेक्स में शामिल होगा तो एक बड़ा फ्लो आ सकता है और ये स्टॉक मोमेंटम में है। क्या इसे यहाँ से राइट करें, नया एंट्री पॉइंट कहाँ ढूंढे? सो प्रियंका जी, इवन मैनकाइंड फार्मा मैंने अराउंड 1780 के प्राइस पर दिया था 1-2 वीक पहले। डेफिनेटली मुझे अभी भी लग रहा है ये स्टॉक में अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है 1960 के अराउंड, वो पार होने के बाद मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है ये स्टॉक में इनफ्लो के साथ। बट अभी के लिए आई वुड वेट फॉर मार्केट टू क्रॉस 1960 लेवल्स, क्योंकि यहाँ से शायद से रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बार ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद आई विल जंप इनटू द स्टॉक। सो 1960 वुड बी अ क्रूशियल पॉइंट, उसके बाद मैं बाय करना चाहूंगा। आप कंडीशनल बाय करेंगे इसे और उसके बाद एक बड़ी रैली भी देख सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट हमें जय ने बता दिया। पूरा ये स्पेस जो कई सारे स्टॉक्स हैं जो EMS कैटेगरी के भी हैं और अदरवाइज जो IT हार्डवेयर बनाते हैं, और हमने देखा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है केन्स जैसे स्टॉक में, ITI जैसे स्टॉक में, क्योंकि यहाँ PLI 2.0 की बात हो रही थी। अब 27 स्टॉक्स की लिस्ट भी सामने आई है। इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकते हैं? डिक्सॉन अच्छा खासा चल रहा है, ITI जैसे स्टॉक्स हैं, सिरमा SGS है, केन्स जैसे स्टॉक है। केन्स में तो खैर एक न्यूज़ ये भी है कि उन्हें इक्विटी फंड रेजिंग 1400 करोड़ इक्विटी फंड रेजिंग की बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। इस पूरे स्पेस में सोनी अगर बेट लेनी हो जहाँ थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा हो, क्योंकि चल रहे हैं सारे स्टॉक्स, कहाँ आपको लगता है मौका? इस सारे स्पेस में पहला रहेगा डिक्सन में मेरे ख्याल से अभी जो दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे 5600 के टारगेट्स काफी इजीली नजर आ रहे हैं
और 5600 के ऊपर इसमें एक और फ्रेश ब्रेकआउट देगा, जो कि एक एक डिफरेंट हाई की तरफ ले जाएगा उसको टुवर्ड्स 5800 प्लस लेवल। सो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो सबसे बेस्ट पिक रहेगा यहाँ पे डिक्सन। दूसरा पिक रहेगा केन्स में, बट केन्स में थोड़ा सा हम इसमें कंडीशनल बाय की तरफ लेना जाएंगे और थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट केन्स में अगर मेरे ख्याल से अभी 2550 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर निकाल के सस्टेन करता है, देन उसके ऊपर अच्छा बाय बनेगा केन्स। तो ये सेकंड पिक रहेगा, अप टू बाय अबव 2550 फॉर टारगेट्स ऑफ 2800। ठीक है, तो ये पीएलआई स्कीम के चलते जो शेयर फोकस में रहेंगे उस पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हमने समझ लिया। मैनकाइंड फार्मा को लेकर खबर है कि एफटीएसी ऑल वर्ल्ड एंड ऑल कैप इंडाइसेस में ये शामिल किए गए हैं और 15 दिसंबर से ये बदलाव लागू हो जाएंगे। मैनकाइंड फार्मा काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी इस आईपीओ की, उसके बाद निवेशकों को कमाई भी करा के दिया है। अब 1920 रुपये के आसपास का भाव है। अब यहाँ से जय आपको कैसा दिख रहा है शेयर ये? अच्छा ठीक है, इस पर आगे फिर से राय लेंगे। लेकिन ओबरॉय रियल्टी, चूंकि रियल एस्टेट इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 15 साल की ऊंचाई पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और तमाम स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो मिड कैप के हों चाहे वो लार्ज कैप के हों। ओबरॉय रियल्टी को लेकर खबर है कि ये भी आई है कि अब ये दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर रहे हैं, वो भी लग्जरी रियल एस्टेट में, प्रीमियम वाले में। 14 एकड़ जमीन खरीदी है 597 करोड़ रुपए में, ये खबर भी आ गई है। ओबरॉय रियल्टी का शेयर हमने चलते हुए देखा भी है। इस पर सोनी आपका क्या व्यू होगा, क्या करना चाहिए इसमें? एंटायर रियल एस्टेट पैक में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी, ये तीन काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द एफएनओ स्पेस। और ओबरॉय रियल्टी में अगर हम देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। मार्केट की चॉपीनेस पे इसका कुछ इम्पैक्ट ज्यादा आने रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 1340 लेवल से भी बाय करने की काफी अच्छे लेवल्स है यहाँ से बाय करने के लिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1400 प्लस। और इन इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अच्छा सपोर्ट है ऑफ 1290, तो 1290 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं फॉर 1400 1420 टारगेट्स। 200 और 1420 रुपए के लक्ष्य ओबरॉय रियल्टी के लिए। प्रशांत, बजाज फाइनेंस का शेयर हमने देखा टूटते हुए, उसके बाद उसी दिन कंपनी का स्टेटमेंट आ गया था कि बहुत मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अब एक और उनके तरफ से डेवलपमेंट आया है, वो भी आरबीआई के नियमों के कंप्लायंस के लिए ही, कि ईएमआई कार्ड्स को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल नए ईएमआई कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। एक तो ये खबर है, लेकिन चूंकि शेयर नीचे काफी आया है, 7,500 रुपए के भाव आ गए हैं, तो आज के लिए क्या स्ट्रेटजी आप सुझाएंगे? हालांकि हम उम्मीद तो यही करेंगे कि आज थोड़ा सेटल होते हुए दिखेगा भाव। जी मेरे लिए इसमें एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है। जब तक ये स्टॉक 7,400 यानी यहाँ से करीबन 2-2.5% ऊपर क्लोज नहीं होता, मैं इसको सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखूंगा। 7,400 पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेबलाइज हो चुका है, तो उसके ऊपर क्लोज होने पे आप नेक्स्ट डे इसको बाय कर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 7,300 पे और वहां से एक पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 7,700 तक। तो 7,400 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही लॉन्ग ली। ठीक है, डन। गौरांग शाह भी इस बीच मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, एक बार मैं जरा उनका भी स्वागत करता हूं। गौरांग सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, शुक्रवार को जो प्रॉब्लम हुई वो आरबीआई के फैसले के साथ बैंक निफ्टी ने पूरा मूड और माहौल ख़राब कर दिया, बाकायदा वो टेक्निकल लेवल्स के नीचे भी बंद हुआ। गौरांग सर, आपको लगता है कि सेकेंड डे भी ये कंटिन्यू हो सकता है, थर्ड डे भी कंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो कंपनीज दे रही हैं, वो ये कह रही है कि हमें कंप्लायंस को, नियमों को पालन करना और इमीडिएट इफेक्ट से है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बंद भी की है। जैसे बजाज ने ईएमआई कार्ड बंद कर दिया, एसबीआई कार्ड कहता है कि हमारे को 4% एडिक्वेसी रेशियो का फ़र्क आएगा। तो आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पहले तो ये जो 100% से बढ़ा करके 125% किया था, ये मेरे ख्याल से 2019 में भी जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाया गया था, और उसका कारण ये था कि कोई किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखे, और जो ऋण आप लोगों को दे रहे हैं वो वापस आपको आए ब्याज के साथ निरंतर समय अनुसार, इसके लिए किया गया था। इसके पश्चात आरबीआई ने इस मुद्दे को लेकर के आह्वान दे दिया था बैंक और एनबीएफसी को कि आप जिस प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन्स का एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके कारण
हम सख्त कदम उठाएंगे। और नियम अनुसार इन्होंने एनबीएफसीज ने वगैरह ने जो पालन करना था नियमों का वो नहीं किया, और अब हालात ये है कि आपको 100% से बढ़ा करके 125% रिस्क जो है वो बढ़ा दिया है। इसके पश्चात हमने शुक्रवार शाम को, शनिवार को और रविवार को अलग अलग मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां भी सुनी। हमारी तो राय ये है कि वित्तीय क्षेत्र में, बैंक्स में और एनबीएफसीज में मजबूत में आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। और अगर दुर्भाग्यवश अभी भी, अगर आज भी या कल भी गिरावट आती है, तो पहले तो डिस्क्लोजर, आप जिस नाम का जिक्र दे रहे थे और जो दिख रहा है स्क्रीन पर, बजाज फाइनेंस, वहां पर खरीदारी की राय है 8,800 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा परिस्थिति आंकड़ों में खराब होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। गुरांग सर, आपने जो पॉइंट रखी है कि आपको लगता नहीं कि परिस्थिति ज़्यादा नाजुक है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि इससे उभर जाएंगे। तीसरी बात है कि बाजार को धीरे धीरे पता था, एक्शन एक दिन हुआ तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि जानकारी पहले से ही थी, ये सिस्टम में बात खबर चल ही रही थी। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बजाज फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो में है, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली बता भी रहे हैं कि बजाज फाइनेंस पे फोकस रखिए, यानी कि बाय के लिए आप इसको अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ भी लीजिएगा, जैसे अभिषेक ने अभी प्रशांत जी से पता भी किया है। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और है सिप्ला। इसको जरा एक बार आइडिया लेते हैं। इनके भी एक प्लांट पे इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन के बाद कुछ एक ऑब्जर्वेशन आई है, एक बार जरा पता कर लेते हैं। पीथमपुर वाला इनका प्लांट है, टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है ये। सोनी, एक बार जरा चेक करना। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ना अब धीरे धीरे डिवीजन हो रहा है। जैसे आज आपने लॉरस लैब खुद आपने शॉर्ट दिया है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे वो खाट बहुत ही अच्छा शेयर है जब रुक के चलने लगा है। ऐसे सिप्ला पे भी एक खबर आई है, आप जरा सिप्ला को चेक कर लो। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, एंटायर फार्मा सेक्टर काफी डिवाइडेड है। कुछ स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सिप्ला अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो 1260 का उसका एक रेजिस्टेंस है। अगर 1260 के ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से बाई बन सकता है सिप्ला फॉर टारगेट्स ऑफ 1300। बट अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाता है तो वही अगेन थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट लग बन सकता है टिल 1230। अभी 1230 का सपोर्ट अच्छा है, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है 1230 तो आपको और भी लोअर लेवल्स अप टू 1160 देखने को मिल सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो आज 1260 क्रॉस करके ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे, या तो 1230 तोड़ के वहां नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे। सो लेवल्स को वॉच कीजिए, उसके अनुसार ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ये द बाय और सेल का। ठीक है, डन। मेरे को ना एक रेलवे काउंटर और पता करना है, मैं प्रशांत जी से पता करूंगा, और उसके बाद जय पटेल हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। जय, जब तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल के स्टडी कर लो, एक पॉइंट मैं आपसे पता करूंगा। और जो प्रशांत है उनसे हम पता करते हैं IRCTC के बारे में। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा IRCTC। रेलवे के और काउंटर्स बहुत अच्छे चले हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, बट IRCTC उस लिहाज से नहीं था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन जब बाजार कमज़ोर हो रहा था, IRCTC बाकायदा डेज हाई पे बंद हुआ, और इसने ये कहा कि मैं थोड़ा अलग होके अब अपनी चाल आपको दिखाऊंगा। प्रशांत जी जरा चेक करके बताइए IRCTC, जिनके पास पोजीशन उन्होंने BTST भी की होंगी, हाँ, तो आप जरा दोनों के हिसाब से बताइए, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। डिम्पी जी, जिनके पास है पोजिशनली, वो तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा 690 स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल खड़े रहे, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 695 यूज कर सकते हैं, और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है वो शुक्रवार के हाई के ऊपर यानी 712 के ऊपर एंटर कर ले। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस है करीबन 725 720 के जोन में, बट मुझे लग रहा है जो वॉल्यूम पिकअप हुआ है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो 712 के ऊपर फ्रेश बाय कीजिए, स्टॉप लॉस एट 700, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और मुझे लग रहा है यहाँ से हम करीबन 730-35 तक के जोन कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, बाय का हमने बकायदा ठप्पा भी लगा दिया आपके लिए। 720 आपके लिए पहला टारगेट है, यकीन मानिए चलेगा तो बहुत जोर का चलता है, ये 5-6% एक ही दिन में चल जाता है, तो आप इस शेयर को ध्यान रखिएगा। 4% चला हुआ है, और भी चलने की चांसेस है। 700 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि जब तक क्लोजिंग इसके नीचे ना मिले तब तक आप इसको, भले 700 के नीचे चला जाए लेकिन इसको ना मानिएगा, 700 के नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी आपका एक स्टॉप लॉस वैलिड होगा।
ठीक, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 7 रुपये जाने को है और करीब 13 रुपये आने को है एक छोटे से ट्रेड के अंदर। जय, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी कुछ ऐसा ही है। ये हालांकि सिर्फ 5 रुपये गिरा था फ्राइडे वाले सेशन में, लेकिन ये एक धुरी की तरह काम कर रहा है, एक बैलेंसर की तरह काम कर रहा है कि ठीक है मैं खड़ा हूँ ना, मैं बाजार को संभाल लूँगा। इसने ब्रेकआउट भी किया हुआ है। आप जरा इसके बारे में बताइए, रिलायंस के बारे में। तो डेफिनेटली मुझे रिलायंस थोड़ा विराट कोहली की सिमिलरिटी जैसी लग रही है, बाजार को संभाले हुए, टीम को संभाले हुए, क्योंकि निफ्टी को स्लोली स्लोली बढ़ाने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, हालांकि 10 पॉइंट से ज्यादा ही क्रॉस किया है। सो आई विल वेट के थोड़ा अभी भी मजबूत हो जाए, क्योंकि 2365 के अराउंड जो इवन फ्राइडे के सेशन में हाई जाके आया था, वो थोड़ा अभी संभलता हुआ दिख रहा है। जो गेन था वो पूरा निकल गया था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। रिलायंस हालांकि स्ट्रॉन्ग मुझे काफी लग रहा है, बट ब्रेकआउट एक थोड़ा आने दीजिए। यहाँ से ज्यादा पॉइंट दूर नहीं है, 10 पॉइंट का ही दूरी है, बट वो ब्रेकआउट काफी अहम आ सकता है रिलायंस के लिए। वो ब्रेकआउट आने के बाद मुझे लग रहा है वापस से 2400 को लेवल को क्लेम करने का ट्राई करेगा। 2450 तक ये स्टॉक जा सकता है। स्लोली एंड स्टेडीली रिलायंस में हम बढ़ोतरी देख सकेंगे। एक साथ मुझे आई डोंट एक्सपेक्ट कि रिलायंस मजबूताई से करेगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर वापिस हम 2500 के तक के टारगेट, 2450 से 2500 के टारगेट अगले महीने तक हम रिलायंस में आते हुए देख सकेंगे। वीकली चार्ट इवन डेली चार्ट में दोनों में देखे तो ब्रेकआउट आया था, वो सस्टेन होके चल रहा है। 2300 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत टाइम से वो लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। सो 2300 वुड बी सपोर्ट जोन, उसको स्टॉप लॉस ट्रेड करके हम रिलायंस में लॉन्ग डेफिनेटली हो सकते हैं। रिलायंस 100 रुपए की एक तरफा मूव और यहाँ से भी तेजी की उम्मीद है। एनएमडीसी पर प्रशांत सिटी की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है 160 रुपए से बढ़ाकर अब कर दिया है 190 रुपए। 167-68 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में करीब 60% ये शेयर चला है। तो मेटल माइनिंग में स्पेशली जो माइनिंग वाली कंपनीज है ना, उनकी स्टोरी थोड़ी सी लग रही है प्योर मेटल्स के मुकाबले। कैसे देख रहे हैं आप शेयर को, किस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर? मेरे हिसाब से पैटर्न स्ट्रांग है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पे उस पे डिप आई है और सिर्फ एक चीज है कि 3 दिनों पहले जो बिग वाली वहां थोड़ा वॉल्यूम स्ट्रांग था, तो मेरी सलाह होगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखे 160 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ से पुल बैक अगर आए तो मुझे लग रहा है ओवरऑल जो पैटर्न है वो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो जो प्रीवियस स्विंग आया था 175, इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 180 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 160 का स्टॉप लॉस रख के 180 का टारगेट रखे, और 180 अगर कंफर्टेबली क्रॉस हो तो आपको करीबन 185 के लेवल भी दिख सकते हैं। 85 ये टेक्निकल बेसिस पर भी ये पुख्ता हो गई। 190 के टारगेट सिटी की तरफ से हैं, तो एनएमडीसी आपके लिए एक बढ़िया शेयर है। इंश्योरेंस शेयरों में हमने देखा था कि जान आई थी शुक्रवार के सत्र में और बाजार को लीडरशिप भी मिली थी, क्योंकि निफ्टी के 2 सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर रहे एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। सुनिए जरा, दोनों को आप चेक कीजिए। जिन्होंने मान लीजिए उन्होंने उस दिन लिया हो ये शेयर, क्या आज उसको बना के रखें? अभी भी ठीक है ये? पहले एसबीआई लाइफ की अगर बात करें तो 1390 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी फ्राइडे पे पोजीशन लेके रखे हैं। काफी अच्छे टेक्निकली में चार्ट्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, प्लस वॉल्यूम्स भी है, लॉन्ग बुल पोजीशन भी नजर आ रहा है, बट ट्रेल कर देना यहाँ पे बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा अगर आपको डिप मिले तो देख सकते हैं, या फिर थोड़ा घबराहट हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल न्यूज फॉर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है। सो इसीलिए इट्स बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पे ट्रेल कर लिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर ले, तो फिर तो भी बेहतर रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो थोड़ा पोजिशनल टर्म के लिए मैं देखूं तो 1440 140 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां तक जाने की चांसेस है स्ट्रॉन्ग। या तो आप होल्ड कीजिए उस लेवल तक, और या तो फिर आप यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करके ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस। तो दोनों ही स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये एसबीआई लाइफ के लिए रहा। एचडीएफसी लाइफ में भी अगर हम देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जैसे कि एसबीआई लाइफ में हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको अगर ट्रेल करना रहेगा स्टॉप लॉस तो 642 का एक ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस, वहां तक मेरे ख्याल से सपोर्ट अच्छा बना रहेगा, और ऊपर के साइड में 670 जाने के चांसेस है। सो इसको भी पार्ट प्रॉफिट बुक करके ट्रेल कर दीजिए और 670 टारगेट्स के लिए इंतजार कीजिए। एचडीएफसी लाइफ को लेकर ये व्यू। गौरांग सर, हम एलएनटी पर आपसे व्यू चाहेंगे, क्योंकि महीने भर पहले जिस लेवल पर एलएनटी था फिर से उस लेवल पर आ गया है। 3100 का भाव था, उसको फिर से रीगेन कर लिया है, और कई बार बाजार में जो लोग करेक्शन का वेट करते हैं कि अच्छे शेयर में करेक्शन मिल जाए, वो करेक्शन बखूबी दिया है एलएनटी ने।
3100 के भाव फिर से हैं। इस लेवल पर आप सर क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एलएनटी की स्टोरी को लेकर, एलएनटी की ऑर्डर बुक को लेकर किसी को संदेह नहीं है, और जो कैपेक्स वाली जो थियरी चल रही है इलेक्शन वाले ईयर में, वो अपनी आप इंटैक्ट है। आपकी तरफ से क्या सलाह होगी निवेशकों के लिए? गौरांग सर अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको हम। क्षमा चाहता हूं अभिषेक, धन्यवाद, आप भी शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो एक अरसा हो गया है कवरेज रखते रखते एलएनटी पर, और सबसे सकारात्मक बात अभिषेक इस कंपनी की, एलएनटी की, यह है कि ये निरंतर लंबी अवधि के लिए जो भी निवेशक हैं उनकी पूंजी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वृद्धि करते हैं। नतीजों को, आंकड़ों को लेकर के तिमाही दर तिमाही आकलन मैं ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनी जो कि भिन्न विभिन्न कारोबार में है, उसको तिमाही दर तिमाही आकलन करना मेरे ख्याल से सही मापदंड नहीं होगा। इसलिए आप छमाही या फिर सार दर सार, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और खास करके एलएनटी की जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करते करते समय लगता है। तो आप अगर एक तिमाही में ही निर्णय बदल देंगे आपका निवेश करना या नहीं करना, तो ये नासमझी की बात होगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, निरंतर आपको बोनस देती है। एक्स बोनस होने के बाद शेयर के दाम कुछ समय बाद फिर से कम बोनस पे आ जाते हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि होती है। फिलहाल जो नतीजे हमने देखे हैं अभिषेक, उसको देखने के पश्चात जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया है, और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं 3400 का, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य आने वाले समय में आंकड़ों के आधार पर और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एलएनटी को लेकर कोई शक नहीं है, मजबूत कंपनी है, और बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में इसको रिव्यू करना भी ठीक नहीं है, और ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। आप साल भर 6 महीने आराम से एक बार देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडियन होटल्स पर एक रिपोर्ट आई है यूबीएस की, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लक्ष्य उसका बढ़ाया है। 410 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 500 रुपये, और खरीदारी की राय कायम रखी, और ये बताया है कि FY25 से लेकर FY26 के जो प्रॉफिट होगी उसमें 8 से 11% की बढ़ोतरी का अनुमान है। मतलब ये जो शेयर है एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ है कोविड के बाद, जब पूरी इंडस्ट्री को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और उसके बाद क्या कमाल की तेजी, 400 रुपये के ऊपर के भाव इंडियन होटल्स में हम देख रहे हैं। इस पर भी व्यू आप ही दीजिए गौरांग सर। इंडियन होटल्स 500 के लक्ष्य तो आगे इंडियन होटल्स पर यूबीएस की तरफ से, आपका कितना कन्विक्शन है? बहुत मजबूत कन्विक्शन है अभिषेक, और हमारा मानना ये है, और आप कल का ही उदाहरण देख लीजिए, होटल के दाम अहमदाबाद में किस प्रकार की ऊंचाई पर थे। हवाई जहाज की फ्लाइटों के टिकट को तो बात अलग है, लेकिन एक मैं आपको थोड़ी बहुत गहराई में बात करना चाहूंगा। पहले तो ये कोविड के पश्चात जो सुधार हुआ है वो बहुत ही सकारात्मक है। कोविड के पहले और कोविड के समय पर और आज के तारीख में जो होटल के दाम है, रूम्स के, जिसे हम टैरिफ्स कहते हैं, उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है ऑन एन एवरेज। ये बढ़ोतरी आने वाले 2 सालों में या 3 सालों में और यहाँ से ऊपर जा सकती है 10-15%। नए होटल्स आने वाले 2 साल में या 3 साल में इंडियन होटल्स खोलने वाली हैं, जिससे कमरों की और संख्या बढ़ जाएगी। फूड एंड बेवरेजेस, बैंक्वेट से जो आमदनी आती है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है, फिर शादियों का माहौल होगा। और जो प्रवास है वो केवल मात्र लोग छुट्टियों के आनंद उठाने के लिए नहीं, लेकिन ऑफिशियली कामकाज को लेकर के भी जो प्रवास है वो बढ़ रहा है। यानी कि आपके रूम्स की जो ऑक्यूपेंसी रन रेट है वो भी ऊपर जाएगी। इंडियन होटल्स पर भी हमारी खरीदारी की राय है, और इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से अभिषेक बहुत सारी मजबूत और सक्षम कंपनियां हैं। इन होटल्स को लेकर ये व्यू। एक खबर आई है डालमिया भारत को लेकर, उनके कुछ मिलों को लेकर, वो ये कि कोल्हापुर और निनाई देवी यूनिट में जो कामकाज है थोड़ा सा उसमें बाधा पड़ी है, और ये बाधा पड़ी है किसानों के प्रदर्शन के कारण, उनके आंदोलन के कारण। हालांकि इस शेयर को हमने एक दायरे में ही देखा है, बहुत ख़ास कोई एक्शन हमने देखा नहीं है डालमिया भारत के शेयर में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 400 के जो
स्तर हैं उसको बचा के रखने में कामयाब रही है अगर पिछले 3-4 महीने में अगर हम शेयर को देखेंगे तो। सोनी, डालमिया भारत, अगर शेयर में कोई डिस्ट्रप्शन अगर आता है, आज मान लीजिए कोई कमजोरी अगर बढ़ती है, जिसके पास हो स्टॉप लॉसेस अपने कहां पर लगा के रखें वो? देखिए थोड़ा टेक्निकली वीक तो यहाँ पे नजर आ रहा है और स्ट्रेट जो टारगेट नजर आ रहा है वो 417 416 के करीब नजर आ रहा है। सो अगर कोई ऑलरेडी इसमें पोजीशन बने रखे हैं तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली आपको 415 का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर 415 ब्रेक होता है तो वहां से और भी सेलिंग नजर आएगी एंड काफी वीक हो जाएगा अप टू लेवल्स ऑफ 390। सो 415 का आप एक ट्रेलिंग आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दीजिए एंड अगर वहां से बाउंस बैक होता है तो अच्छी बात है, अगर ब्रेक होता है तो एग्जिट कर जाए पोजीशन। तो ये तो बात हो गई। ये कई सारे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स इन न्यूज़ रहे हैं। एक बार पेटीएम पर भी एक व्यू लेते हैं गौरांग से। गौरांग, बोफा की एक रिपोर्ट जो आई है उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है और कहीं ना कहीं आप देखें जितने भी इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो आगे चल के अगर आता है तो जितने भी इंटरनेट स्टॉक्स हैं, फिनटेक स्टॉक्स हैं, इनमें एक मूव आएगी और हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स चले भी हैं। बोफा ने जो थोड़ी सी लोन ग्रोथ स्लो डाउन है उसका भी एक साइट किया है इस रिपोर्ट में, लेकिन कहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड है। आप पेटीएम पर क्या व्यू बना रहे हैं? तो पहले तो जब आईपीओ आया था तब बहुत सारी आवाजें सुनने मिली थी और काफी कुछ ऊपर के तरफ के दाम भी देखे और बाद में तीव्र गति से करेक्शन भी आया। मैनेजमेंट ने कोशिश करी अलग अलग घोषणाओं के आधार पर कि कुछ संभले भाव, लेकिन शेयर बाजार अपने आप में कायम होता है। ये जो करेक्शन आया प्रियंका, उसके पश्चात हमने खरीदारी की राय दी थी और ये तब खरीदारी की राय थी जब भी मेरे ख्याल से 600 के नीचे फिसला था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और 600 और 500 के बीच में शायद, और तब खरीदारी की राय दी थी। अगर आपका पुराना निवेश है पेटीएम में तो आप बने रह सकते हैं। वालों के लिए तो ऑफ कोर्स दोनों तरह के लेवल देखे हैं, जो ऊपर से नीचे स्लाइड भी हुए हैं और जो जिन्होंने शायद 600 या 700 800 के आसपास ऐड भी किया है। लेकिन आपके टारगेट्स क्या होंगे गौरांग इस स्टॉक में? टारगेट्स करीब 1000 के आसपास है। इसलिए मैंने कहा प्रियंका कि अगर आपका पुराना निचले स्तर पर निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। 1040 या 1050 के आसपास का लक्ष्य है। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 890 के आसपास। समझदारी इसी में है कि अगर आपने 600 के नीचे या फिर 700 के आसपास या 500 550 के आसपास अगर खरीदारी की है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। और पिछले मेरे ख्याल से आप साल भर की तुलना करें तो मेरे ख्याल से कमूमन 2 गुना हो चुका है स्टॉक। इसलिए राय ये होगी कि निचले स्तर पर निवेश है तो बने रहे, और अगर नया निवेश करना है तो थोड़ी गिरावट का इंतजार कीजिए। लेकिन अब संजीव वसीम भी हमसे जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं कि आज वो क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मॉर्निंग संजीव जी, पहले तो आप बताएं कि आप आज थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं या एक नई एनर्जी के साथ आए हैं? थोड़े से तो हिंदुस्तानी इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो चीज़ अच्छी थी, जो जिन क्रिकेटर्स ने, जिन स्पोर्ट्समैन ने अच्छा खेला, उनकी तारीफ भी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग आपको, डिप्पी और अभिषेक को। बहुत डिसअपॉइंटेड, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो ये इसको शेयर बाजार की तरह तुलना कीजिए, रात गई बात गई, नया दिन नया रात। अब आप ये मत सोचिए पेटीएम आपको 500 रुपए में मिलेगा, जो भाव है उसमें लेना शुरू कीजिए। 2000 का टारगेट है पेटीएम का 2 साल में। पेटीएम, पीबी, फिनटेक आर अनबिलीवेबल बिजनेसेस, सेम इज द केस विद जोमेटो। Don't see the previous highs and lows. Look at the business model. Look at the present circumstances. और जैसे इंडियन टीम है, we will come back from tomorrow onwards in a new shape. तो यस, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इतनी ज्यादा उम्मीदें लेके, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आफ्टर 10 स्ट्रेट विन, लॉ ऑफ एवरेजेस हैज टू कैच अप। सिमिलरली शेयर बाजार में भी आपको अब कल का दिन गया, नए दिन की शुरुआत कीजिए। तो पॉजिटिव ऑन द मार्केट। आज के मेरे 2 पिक्स हैं। एशियन पेंट्स, जो मैंने अभी रूट चेक किए पेंट इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन क्रूड, एशियन पेंट विल सी एटलीस्ट 150 बेसिस पॉइंट्स का अपसाइड।
साथ में दे आर अ मार्केट लीडर एज फार एज डेकोरेटिव, हैविंग अ 53% मार्केट शेयर। और अगर कोई ब्लू चिप मुझे अच्छा लग रहा है इस भाव पे, वो पेटीएम है, सॉरी एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से 3300 3350 का टारगेट है, आपको 3100 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है और अभी इनपुट कॉस्ट है फॉलन। दूसरा, फ्राइडे को जो सेलिंग थी बैंक निफ्टी और एनबीएफसी में ओवरडन थी। आई विल नाउ पुट माय मनी और एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस के लास्ट 3 क्वार्टर्स हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लास्ट 4 years, और कोई दो राय नहीं, जिस तरह से मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, 25 basis points of credit cost increase will not mitigate their loan growth. And you know, they are the largest players in the 2-wheeler 3-wheeler segment, जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, उनके निम्स भी अच्छे हैं। तो 148 150 वापस मुझे दिखता है, 136 का स्टॉप लॉस अगर तो घंटे भर। ठीक है, ये 2 शेयर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और एशियन पेंट्स पर भरोसा भसीन साहब को। और एशियन पेंट्स पर हमने देखा था कि थोड़े से ना प्राइस कट की खबर आई थी, बावजूद इसके शेयर चला था, क्योंकि क्रूड में हमने ठीक ठाक नरमी देख ली थी। भसीन साहब, क्रिकेट वाली चर्चा को तो क्या ही आगे बढ़ाना है, और आप तो बिल्कुल इंट्राडे प्ले करने में यकीन कर रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए अगर स्टॉक्स चुनने हो तो आपकी नजर कहां पर है? तो इंट्राडे में तो आपको दिख ही रहा है कि आरईसी पीएफसी और रोल पे हैं। बीईएल ले लीजिए, कहीं भी डिक्लाइन मिले। आज अगर मैंने कोई सौदा करना है तो मैंने जैसे कहा एल&टी फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरसोल्ड था। और अगर दूसरा मैंने इंट्राडे लेना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि हमें कोई दो राय नहीं, हमारा हाफ ईयरली प्रॉफिट इज एडेड टू 110 basis points ऑफ व्हाट द डिडक्शन इज, हमें 50 basis point, वी डोंट नीड मोर कैपिटल इन द सेंस, वो 81 बॉन्ड्स भी यूज कर रहे हैं। तो 562-63 में अगर आपको स्टेट बैंक मिलता है, मुझे लगता है यहां से 20 रुपए का अपसाइड आपको आराम से मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 548 का। 548 का स्टॉप लॉस एसबीआई के लिए। आरईसी पीएफसी में तो हम रौनक देख ही रहे हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये बेशकीमती शेयर हम कहेंगे हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे। जय, हमने शुक्रवार को देखा था कि टीवीएस मोटर में बहुत अच्छी रौनक थी, और टीवीएस मोटर नहीं बल्कि ऑटो में हमने बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो को भी खबरों के दम पर हमने चलते हुए देखा था। अब टीवीएस मोटर चूंकि यूरोप में भी प्रेजेंस अपनी मजबूत करने पर पूरा फोकस कर रही है, एक टाई अप भी किया है बहुत बड़ा वहाँ की कंपनी के साथ, 4% की बढ़िया तेजी। अगर हम टेक्निकल पैरामीटर पर, प्योर टेक्निकल पैरामीटर पर आपसे अगर पूछें कि कौन सी बेहतर प्लेस्ड लग रही है, तो आप हीरो मोटो के साथ जाएंगे, टीवीएस के साथ, या फिर बजाज ऑटो के साथ? तो प्योर टेक्निकल के तौर पर मैं हीरो मोटोकॉर्प पर जाना चाहूंगा। रीजन बीइंग के जो हाई क्रॉस किया अभी, जस्ट अ सेकंड, सो हीरो मोटोकॉर्प ने जो प्रीवियस हाईज क्रॉस किए, जो 3 बार के रजिस्टर से उसको क्रॉस किया, विथ वॉल्यूम क्रॉस किया, और जो हीरो मोटोकॉर्प में बस बन रहा है, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। ऑल्दो वो टीवीएस के मोटर की बात करें हम, तो वहां पर एक ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखे, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। थोड़ा अभी मुझे लग रहा है वहां पर रैली थोड़ी थम जाएगी, तो हीरो मोटोकॉर्प वुड बी माय आइडियल पिक। यहाँ से मुझे लग रहा है कि वापिस से ये स्टॉक चल सकता है, और जो प्रीवियस हाई है अराउंड 3577 के, वहां पर ये स्टॉक जाके रुक सकता है। कैंडल स्ट्रॉन्ग थी फ्राइडे की, और वो कैंडल कंटिन्यू होके 3577 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प वुड बी माय आइडियल पिक। मैं ये नहीं कह रहा तीनों में से तीनों गलत है, बट हीरो मोटोकॉर्प ये तीनों में से चॉइस करना, तो हीरो मोटोकॉर्प वुड बी गुड। टीवीएस मोटर एंड बजाज ऑटो दोनों मुझे काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है, अपसाइड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई के वहां पर है, तो डेफिनेटली दोनों में भी बस मुझे लग रहा है आएगा। तो ऑटो सेक्टर विल बी वेरी बुलिश इन कमिंग मंथ्स। पे आप बुलिश भी है, हीरो मोटोकॉर्प आपके लिस्ट में भी आ रहा है, और वैसे भी रिस्क और हीरो मोटोकॉर्प पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। शिवांगी, आप कोलकाता से वापस आ गए मुंबई, या फिर अभी भी आप कोलकाता में ही हैं? गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल कोलकाता में ही हूँ अभी। जल्दी मुंबई वापस आ जाऊंगी। चलिए, मोस्ट वेलकम। अब बिल्कुल आइए, जरूर आइए। अच्छा, इस बीच आपने आज के शेयर्स कौन से निकाले, जरा ये और बता दीजिए।
जी बिल्कुल, पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टाटा कंज्यूमर। हम देख रहे हैं कि इसमें एक काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है सपोर्ट ज़ोन्स पे, और स्टॉक जो है कंटीन्यूअसली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में कामकाज कर रहा है। पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है कि अच्छे यहाँ पे इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी हमने देखा है कि इंडेक्स के वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक जो है काफ़ी रेज़िलिएंट रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी करने की। 965 तक के टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं, 910 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक जो मेरा रहेगा वो है रडार पे अपोलो हॉस्पिटल। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक काफी एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है। वीकली बेसिस पे इसने अपने एक हर्डल के ऊपर ब्रेकआउट देके काफी स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया है पिछले सेशन में। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, एक अच्छा यहाँ पे जो है टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है 5700 के आसपास का, और 5370 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाए रखें। दोनों के दोनों शेयर्स आपके फ्यूचर्स के, टाटा कंज्यूमर्स और अपोलो हॉस्पिटल। इसमें रेलवे काउंटर्स नहीं था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एक रेलवे काउंटर आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ऑलरेडी हमारे पास हैं टेक्स मैको रेल जो कि प्रशांत देखे गए हैं, और जय पटेल की तरफ से रेट्स हैं RITS, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। शिवांगी शारदा ने टाटा कंज्यूमर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स दिया है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पता कर लेते हैं। एक शेयर और पता करते हैं, वोल्टास। क्या सर्दियों में वोल्टास चल सकता है? गौरांग सर, सर्दियों में वोल्टास चल सकता है क्या? सर अनम्यूट कीजिए तभी आवाज आएगी। डिम्पी, सर्दियों में सर्दियों में एसीज कम बिकते हैं, और ये दुर्भाग्यवश कूलर्स या हीटर्स की संख्या में नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ठंडी के मौसम के जो होते हैं 2.5-3 महीने, उसको छोड़ करके अगर आप बाकी अन्य महीनों पर देखें भारतवर्ष में, तो काफी कुछ गर्मी होती है। और ये कंपनी ऐसी है जो सिर्फ भारत देश में ही नहीं, लेकिन खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी काफी अच्छा और बड़ा कामकाज है इनका। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स या फिर वाइट गुड अप्लायंसेस में बाकी अन्य कंपनियों के साथ साथ वोल्टास पर भी हमारी खरीदारी की राय है। और हमें लग रहा है कि भारत देश में जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग है, वहां से जो मांग आएगी एसीज की, फिर वो विंडो एसी हो या स्प्लिट या फिर टावर एसीज हो, वो सक्षम रूप से इनके आंकड़ों में काफी अच्छा सुधार कर सकते हैं। ये व्यू तो रहा वोल्टास पर। अब एक बार सारे स्टॉक्स कंपाइल करके लेकर आते हैं, जो शरद हम तक लेकर आएंगे, नवरत्न शेयर, और उसमें आपके ब्रोकिंग हाउस की जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं, कहाँ स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे न्यूज़ के बेसिस पे, और साथ ही खबरों के दम पे भी शरद भी अपनी एक रिसर्च से एक स्टॉक लेकर आते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है आपके PLI 2.0 की जो IT हार्डवेयर पॉलिसी है उसकी अप्रूवल को लेके। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इनके ऑर्डर फ्लो ज़्यादा बढ़ने वाले, लेकिन ये 6 लिस्टेड कंपनीज है जो आपके रडार में ज़रूर होने चाहिए, प्लीज़ नोट कर लें। सबसे पहला रहेगा पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि डिक्सन टेक की आर्म है। इसके अलावा सिरमा SGS टेक्स, काइंस टेक्नोलॉजी, ITI मिड कैप स्पेस से एक कंपनी है, नेट वेब टेक्नोलॉजी, और इम्पोर्टेंटली ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ऑप्टिमस इंफ्रा की आर्म। तो ये 6 कंपनीज जो हैं लिस्टेड स्पेस में आपके रडार में होने चाहिए। ऑफ कोर्स काइंस टेक्नोलॉजी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे 1400 करोड़ का कैपिटल रेज की है, बोर्ड अप्रूवल की आ गई है, अब ये इक्विटी सेगमेंट से होने वाली है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा हाल ही में लिस्टेड कंपनी ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखिए Q2 नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 30% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है, और इम्पॉर्टेंटली जो एसेट क्वालिटी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है। तीसरा स्टॉक के बाद चौथा स्टॉक आता है मैनकाइंड फार्मा। अब यहाँ पे जो है कंपनी FTSE ऑल वर्ल्ड और ऑल कैप इंडिसेस में शामिल होने वाली है। हालांकि अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो वो 15 दिसंबर को देखने वाला है, और IFL के हिसाब से लगभग $30 मिलियन के जो इन्फ्लो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। पांचवा स्टॉक रहेगा न्यूजेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बोर्ड की मीटिंग होने वाली है नवंबर 27 को, जहाँ पे वो बोनस इशू डिसाइड करने वाले हैं।
सिक्स स्टॉक्स जो फोकस में रहेगा वो है ओबरॉय रियल्टी। अब ये स्टॉक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मुंबई बेस्ड डेवलपर है और पहली बार एनसीआर रीजन में जो है वो डेब्यू करने वाले हैं। लगभग आप कह सकते हैं 14 एकड़ ज़मीन गुरुग्राम में उन्होंने खरीदारी की है। 600 करोड़ का ये टोटल वैल्यू आया है और आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पे वो अपनी प्रोजेक्ट्स को बनाएं। तो ये सबसे पहला फोरे हो रहा है ताकि वो पैन इंडिया प्लेयर बन पाएँ। सातवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो है सिप्ला। अब उनके जो पीतमपुर फैसिलिटी है वहाँ पे उनको वार्निंग फैसिलिटी देखा गया है आपके यूएसएफडीए द्वारा। और इम्पॉर्टेंटली इसके कारण क्या होगा कि बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स है आपके उसमें अप्रूवल्स में जो है डीले देखने मिल सकती है, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी फाइलिंग है जो इनकी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है जी एडवायर करके। आठवां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे देखें तो सिटी की रिपोर्ट आई है एनएमडीसी में। यहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई तो रखा है लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है, 160 से बढ़ा के 190 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। एंड ऑफकोर्स जो आगे जाते हुए उनके जो रॉ मटेरियल प्राइजेज है वहाँ पे जो है बढ़ोतरी थोड़ी देखने मिल सकती है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें एनएमडीसी की तो वो भी जो है अपने ग्लोबल पीएस से जो है डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है। और इसके अलावा जो एक फ्री कैश फ्लो यील्ड होता है वो भी जो है लगभग 8.5% का दिया जा रहा है। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो खबरों वाले दम पे जो है फोकस में रहने वाला है वो स्टॉक है आपका ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कहेंगे, वो है आपके पीवीसी पाइप कंपनीज। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है स्पेशली क्योंकि जो पीवीसी प्राइसेस हैं उनकी जो है बढ़ोतरी हो गई है। आज से ही जो है लगभग 1000 रुपये प्रति मेट्रिक टन जो है पीवीसी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। एक टाइप से ऑफकोर्स कह सकते हैं स्लाइड पॉजिटिव रहने वाला है पीजीवी रेजिन्स और प्लास्टिक पाइप कंपनीज में। जो कंपनीज जो रडार में आपके होने चाहिए वो है एस्ट्रल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स जो दिन के ट्रेड में आज बस कर सकते हैं। तो ये 9 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो स्टॉक्स हैं जो आपके आज टोटल फोकस में होने चाहिए। ऑलराइट शरद, सिर्फ स्टॉक्स नहीं पूरी थीम्स हमें बता रहे हैं, पूरे स्पेसेस पे आपको नज़र रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे फिर से एक बार व्यूअर्स को इतनी ब्रीफली समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा करते हैं और इनफैक्ट हमारे साथ कुछ भी पैनल पर अब जुड़ गए हैं। कुछ से चले पहले बात करते हैं फिर कुछ स्टॉक्स भी लेंगे। कुछ मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स क्या होंगे आज के? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए ओवरऑल मार्केट का सेटअप अगर मैं कहूँ तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स का है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जो ये डिप आया है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, बट वी डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी को थोड़ा सेटल होने के लिए एंड देन we'll also implement a buy on dip strategy on some banking and NBFC names as well. तो बायस यहाँ पे फिलहाल मेरा पॉजिटिव ही रहेगा बट विद अ कॉशियस आउटलुक। यहाँ पे जो दो स्टॉक्स हैं हमारे दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है टीवीएस मोटर। इस स्टॉक की जो तेजी है, जो मोमेंटम है, ये हम जानते हैं काफी समय से बनी आई है। ऑलमोस्ट अब देखें तो इसमें कहीं पॉज भी नहीं लगा है। एट बेस्ट 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है स्टॉक ने जब भी फॉल हुआ और रिबाउंड भी किया है। तो 1775 और 1800 के टारगेट्स के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं नियर टर्म में, और 1720 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक और स्टॉक जो हमें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है कैश सेगमेंट से, वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक। इस स्टॉक में आप देखें तो एक अच्छा बेस बना है और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया है। फ्राइडे का जो मूव था वहां पे स्टॉक ने अपने 1220 1250 के जो रेजिस्टेंस जोन्स थे उनके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अपसाइड और बढ़ सकता है। मैं कहूंगा यहाँ पोजिशनल बेट लेके चलें। 1325 और 1400 के दो टारगेट्स हैं और 1190 इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। में इनफैक्ट बोनस इशू की न्यूज़ भी है 27 तक की, इसीलिए भी इसमें मोमेंटम है। ठीक है, दोनों काउंटर्स हमारे पास टीवीएस मोटर और न्यूजन दोनों ही कुछ के स्टॉक्स पे हमारे पास आ गए। लेकिन कुछ एक स्पेस को डिस्कस करते हैं और स्पेशली एविएशन, क्योंकि लास्ट वीक हालांकि सर्च आया है इंडिगो में भी और जीएमआर एयरपोर्ट्स पर भी आप देखें। लेकिन आप एयरपोर्ट का ट्रैफिक देखें, जीएमआर के अक्टूबर मंथ का एयरपोर्ट ट्रैफिक में 19% का सर्ज आया और ये न्यूज़ भी थी कि सिंगल डे में मुंबई एयरपोर्ट से दिवाली वाले दिन नंबर ऑफ फ्लाइट्स वाज रिकॉर्ड टेकिंग 10,052 इनफैक्ट एक रिकॉर्ड था, 1,052 सॉरी। सो वो एक रिकॉर्ड भी था। और इंडिगो में हमने देखा एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से सर्च शुरू हुआ है। क्या ये दोनों ही स्टॉक्स अभी राइड करने वाले हैं?
प्रियंका ऑन अ पोजिशनल बेसिस मैं कहूंगा इनको आप इंट्राडे प्लेज ना बनाएं। देखिए अगर जीएमआर एयरपोर्ट्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पे तो वीकली बेसिस पे आप देखें तो हायर हाइस का पैटर्न बहुत क्लियरली बन रहा है। हालांकि ये 59 और 60 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है इसके पास है, बट जिस तरीके का मार्जिनल डिलीवरी पिकअप हमने देखा है और प्राइस का एक्शन देखा है, मुझे लग रहा है यहाँ एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है। नियर टर्म में यहाँ पे आप 64 और 68 के दो टारगेट्स के लिए प्ले करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 56 के करीब रहेगा। अब जहां तक इंडिगो की बात है, यहाँ पे आप देखें तो एक फेयरली सिमिलर राइज यहाँ भी देखने मिला है और ये भी 2600 के रेजिस्टेंस जोन जो है इसके हल्का सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सस्टेन करेगा तो अपसाइड जो है यहाँ पे 2700 एंड 2750 के जो लेवल्स हैं यहाँ के लिए ओपन होती है, और डाउनसाइड में जो सपोर्ट है ये है 2550 2530 के जोन्स के आसपास। तो दोनों ही एक पोजिशनल बेट के हिसाब से आप इसमें बिल्कुल ले सकते हैं। हो सकता है कि नियर टर्म में शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास है तो प्रेशर रहे, बट पोजिशनली बोथ ऑफ देम आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग फॉर एन अप मूव फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, इंडिगो 2600 रुपये के भाव ऑलरेडी इसमें आ गए हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स जो कि अब प्योर एयरपोर्ट वाली प्ले है, ये 60 रुपये के भाव वहाँ पर है। लेकिन अरविंदो फार्मा के शेयर को हमने चलते हुए देखा है और महीने भर में अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको कमाई करा के शेयर ने दी है। इस पर अच्छा प्रशांत तो है नहीं हमारे पास। जय, आपकी क्या व्यू होगी अरविंदो फार्मा को लेकर? क्या जो तेजी का मोमेंटम है वो बरकरार रहने की उम्मीद है आपको? तो औरोबिंदो फार्मा बहुत सालों बाद आई गेस ये स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। हम देखें तो अराउंड 2015 का जो अराउंड 950 960 का जो लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। फार्मा सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार अगर 106070 के लेवल को पार कर ले ये स्टॉक, तो मुझे लग रहा है वापिस से 10-20% का रैली ये स्टॉक में दिख सकता है। सो औरोबिंदो फार्मा पर थोड़े पोजिशनली रहने की सलाह रहेगी। ये इंट्राडे या इवन 1-2 वीक के लिए नहीं है, मुझे लग रहा है 2-3 महीने के लिए ये स्टॉक को हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग अप यहाँ पर मिल सकता है। अरविंदो फार्मा को लेकर ये व्यू। एक राय आपसे चाहेंगे कुछ एचडीएफसी बैंक के शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1500 रुपए के ऊपर फिर से लौटने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ के संकेत ये दे रहा है। आपको कैसे लग रहे हैं, इंडिकेशंस क्या दे रहा है? और किसी का अगर मन हो इसको ट्रेड करने का या फिर थोड़ा पोजीशन रखने का, उसके लिए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? जी अभिषेक, सो देखिए हमने काफी समय से मेंटेन किया है कि एचडीएफसी बैंक फिलहाल जिस तरीके के स्ट्रक्चर और सेटअप में है ये ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल ही प्रेफर्ड नहीं है। यहाँ पे हमारे जो पिक्स हैं वो एक्सिस और आईसीआईसीआई रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अगर किसी का भी 12 से 18 महीने का व्यू हो तो ये जो कंसोलिडेशन फेज लंबा सा चल रहा है एचडीएफसी बैंक में, ये एक अच्छा सा बाइंग का टाइम जो है ये साबित हो सकता है, बाइंग लेवल साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। 1450 1500 के जोन्स को इसने रिस्पेक्ट किया है, कंसोलिडेट करके वहां से रिबाउंड दिखाया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी व्यू यही रहेगा कि अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू हो तो आप एचडीएफसी बैंक को एसआईपी के तौर पे अक्यूमुलेट करते चलें, स्पेशली जब तक इसका 1450 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक हो सकता है स्टॉक में आपको ये पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन देखने मिले। अदरवाइज थोड़ी सी स्लिपिंग होगी, बट वी स्टिल मेंटेन कि दिस इज अ गुड बाय फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल आप इसको ना ही देखें तो ठीक है। ठीक है, 2 मिनट के बाद बाजार खुल जाएगा, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा सेटअप देख लेते हैं। निफ्टी को एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए और आपको दिखेगा कि निफ्टी के अंदर आज हल्की गिरावट के साथ आज ओपनिंग हो रही है। और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी जरा लेके आइएगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। ये आप देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गया अब फ्रीज होने के बाद। पर जरा बैंक निफ्टी दिखाइए, तो बैंक निफ्टी 7 पॉइंट ऊपर। तो आज एक चीज़ आपको करनी है, 43,500 बच जाए, 800 आज मिल जाए तो आप मानिएगा गुरांग सर की बात बिल्कुल ठीक हो सकती है कि इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, ये बैलेंस शीट्स पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी नहीं और वापस से ऊपर आ जाएंगे। आज बैंकिंग काउंटर्स को आप क्रिटिकली वॉच कीजिएगा, लीजिएगा नहीं जब तक 43,800 नहीं आता, बट वॉच ज़रूर करना है क्योंकि ये आपका आज का थर्मामीटर है, ये आपका चेक करके बताएगा कि आप ठीक है या फिर अभी थोड़े बीमार हैं। दूसरी बात, आज के पहले फटाफट से दिखा देता हूँ मैं आपको टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं जो आज बाज़ार को मजबूत करेंगे। शुरुआत में ही उसमें ओएनजीसी होगा
ये जो मैं शेयर्स आपके सामने बोल रहा हूँ सब आधा आधा % है। कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC, टाटा कंज्यूमर्स अभी दिया है थोड़ी देर पहले शिवांगी शारदा ने। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने जैसे डिस्कस किया है। HDFC लाइफ के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने सर से बातचीत की थी। ये सभी शेयर हैं जो आधे से 1% के बीच के अंदर है, जहाँ पर आज आपको शुरुआत अच्छी मिल रही है। जो शेयर कमज़ोर हैं आज जो वापस खुलेंगे उसमें बजाज फाइनेंस है। उसने कहा मैं EMI वाला कार्ड अपने बंद कर रहा हूँ, वो आज 1% गिरेगा, 70 रुपये फिर से नीचे खुलेगा। एक्सिस बैंक खुलेगा 1.5% नीचे, कोटक खुलेगा करीब ½ % नीचे। तो कोटक और इंडसइंड बैंक को दोनों को क्लियरली और वॉच कीजिएगा। निफ्टी के जस्ट नीचे कोटक और इंडसइंड बैंक आप लगा के रखो, इसमें जितनी स्पीड से रिकवरी आएगी उतना आपका काम बनता जाएगा। HDFC बैंक अभी ज़्यादा नहीं है, नीचे खुलेगा, वो आपको थोड़ा आज हेल्प करने की कोशिश करेगा। एक बार जरा स्क्रीन पर ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी दिखा दीजिएगा, ये आज की धुरी तय कर सकता है। HDFC बैंक जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी दिखाइएगा, फिर हम मार्केट की वॉल पे चले जाएंगे। यस, ये करीब 8 रुपये ही कमज़ोर है। तो इन दोनों शेयर्स पे आज बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। IT कंपनीज भी आज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि IT को आप फॉरगेट कर दें, लेकिन आज ज़्यादा फोकस मेरा फिर से निफ्टी बैंक पे और बैंकिंग काउंटर्स और NBFCs पे होगा कि उनमें डैमेज कितना हो रहा होगा। जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाएगा मैं रुकता जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस डिक्लाइन के साथ हम चेक करेंगे बाजार की आज की ओपनिंग हुई है 1200 प्लस शेयर की, डिक्लाइन है 298। तो लगता नहीं है कि बाजार आज ज़्यादा नीचे जाने की मूड में है, और जैसे 19,800 पार हो जाता है तो ये क्रिकेट का दर्द और साथ ही साथ बाजार में बैंकिंग का दर्द एक झटके में बाजार आपको दूर कर देगा। तो ये बस एक बार पार हो जाए। फिलहाल सपाट बैंक निफ्टी के अंदर 115 पॉइंट का नुकसान, 43,500 के नीचे आ गया है। ये बस यहीं पे थोड़ा सा आपको रुकना है। अभी ये थोड़ा और ठीक हो जाने दो, 43,500 के ऊपर टिके, 43,800 का ब्रेकआउट करे, फिर आप भर भर के भले बैंक के काउंटर्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। निफ्टी के टॉप काउंटर्स जो आज बाजार की हेल्प कर रहे हैं जरा स्क्रीन पे लेके आइए। हिंडाल्को हो गया 1% ऊपर, डिविस लैब, NTPC, ONGC ये दोनों ऊपर हैं आज, और HCL टेक और इन्फोसिस भी ऊपर हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपके सामने बात रखी थी कि बैंक अगर जगह खाली करेंगे तो उसको फिल करने के लिए IT कंपनीज आ सकती हैं, और आज यही काम HCL टेक और इन्फोसिस शुरुआत में कर रहा है। LTI माइंडट्री भी आज शुरुआत में कर रहा है। अगर आप पहले 7-8 शेयर चेक कर रहे हैं ना, उसमें से 3 शेयर IT के हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए निफ्टी को ज़्यादा डैमेज नहीं होने देंगे, बैंक निफ्टी अलग तरीके से चलेगा। खैर आ जाते हैं जरा लूजर्स पे। एक्सेस, कोटक, SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये थोड़े ऐसे शेयर्स हैं जो आज आपको कमज़ोरी शुरुआत में दिखा रहे हैं। मैं जरा नेक्स्ट 50 चेक कर लेता हूँ, फिर छोटे मझोले शेयर्स आपको अभिषेक बता देंगे और प्रियंका आपको मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड। नेक्स्ट 50 के अंदर जो मजबूती है ये वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में है, ABB में है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में है, कोलपाल में है। ये सारे के सारे वो शेयर्स हैं जो आधा % ऊपर हैं। ये आप स्क्रीन अपनी देख पा रहे हैं हीट मैप की, यहाँ पे आपको अपोलो हॉस्पिटल्स दिख रहा होगा। शिवांगी शारदा की आज की कॉल है। हिंडाल्को मेटल्स में से है, NTPC अच्छा ब्रेकआउट देने वाला शेयर है, HCL टेक IT का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प ऑटो से अच्छा निकल के आया, 2 व्हीलर सेगमेंट से, टाटा मोटर्स भी कुछ वैसा ही है। IT में से एक बड़ा प्लेयर TCS सामने निकल के आया। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो लास्ट की लाइन है जहाँ पे रेड है उसमें से आप 3 शेयरों में से 2 तो बैंकिंग के देख पा रहे हो, वापस से कोटक और एक्सेस। इसलिए एक तरफा झुकाव हो रहा है, बैंकिंग वर्सेस अदर्स है। देखते हैं बैंक कितना हमको और ड्रैग करके लेके जाता है। जब तक 43,500 नहीं आए, 43,800 पार नहीं होए, कोई बड़ी पोजीशंस अभी बैंक के अंदर ना रखिएगा। छोटे मझोले शेयर आपको अभिषेक बता रहे हैं, फिर मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो बाजार में एक सधी हुई शुरुआत, उसके बाद हम देखने की दायरे में है। निफ्टी बैंक है 100 अंक कमजोर, लेकिन अगर हम छोटे मझोले शेयरों में अगर हम वायदा वाले शेयरों से शुरुआत करें तो ओवरऑल रियल्टी ने गुड़गांव में ज़मीन खरीदी है 14 एकड़ करीब 600 करोड़ रुपए में। शेयर है करीब ये 2% ऊपर। NMDC में करीब 2% के आसपास की हम देख रहे हैं कि आज तेजी है, और उसके पीछे की वजह यह है कि सिटी की रिपोर्ट अच्छी आई है और टारगेट को बढ़ा कर दिया है 190 रुपए का। अपोलो हॉस्पिटल ये शेयर चल रहा था, आज भी चल रहा है, 2% के आसपास की तेजी इसमें है। डिक्सन टेक को चूंकि PLI स्कीम के लिए चुनी गई है, IT हार्डवेयर वाली जो PLI 2.0 है उसके लिए सेलेक्ट की गई है, 27 कंपनियां उसमें हैं टोटल। डिक्सन टेक में हम तेजी देख रहे हैं, MCX में भी मोमेंटम बरकरार है। तो ये वायदा वाले कुछ शेयर्स हो गए, लेकिन वायदा के इतर अगर बात करें तो एक्शन बड़े काफ़ी ज़्यादा आपको आज दिखेंगे।
प्रताप स्नैक्स आज 8% ऊपर है और पिछले अगर 4-5 सत्र में ये शेयर तकरीबन 100 रुपए चल चुका है। आपको याद होगा कि जीएसटी विभाग के जब सर्चेज इनके हुए थे बेंगलुरु वाले दफ्तर पे, वहां पर तो ये शेयर ऊपर से काफी नीचे आया था नेगेटिव खबरों के चलते, लेकिन आज इसमें मोमेंटम है। टालब्रुस ऑटो एक और शेयर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 10% ऊपर आज इस शेयर ने शुरुआत की है। कुछ और शेयर, जुपिटर वैगन 5% ऊपर है, न्यूजन सॉफ्टवेयर 5% ऊपर है, सर्किट पर है। EIH में हम देखने की 5.25% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। तो मिड कैप में मोमेंटम है। ITI एक और शेयर, भाव मतलब अगर आप बहुत दिनों बाद देखते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन 271 रुपए के इसके प्राइसेस हो गए हैं और 4% ऊपर आज इस शेयर ने भी शुरुआत की है। और डिफेंस वाले सेगमेंट में है जेंटेक, 750 का भाव इसका हो गया है। 4% की तेजी यहां पर आज में देखने को मिल रही है। तो ये मिड कैप का भी एक्शन ये हो गया। अब प्रियंका के पास चलेंगे। प्रियंका सीधे मेहमानों से आपके लिए समझेंगी कि आपके लिए कमाई के मौके अभी के अभी कहां बन रहे हैं। शुरुआत करते हैं शिवांगी से। शिवांगी बताएं आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? प्रियंका जी, हम देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ही मेरी राय रहेगी कि हम रीएट्रेट करें ये कॉल को। मॉर्निंग में हमने ये डिस्कस भी किया था, काफी अच्छा सेटअप है अपने पिछले हर्डल के ऊपर। स्ट्रांगली क्लोज देके फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है हर लेवल्स पे। तो यहाँ पे मेरी राय जो है वो बरकरार रहेगी। 5700 जो इसका फर्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है और फिर 5750 तक के लिए हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो हम आगे ट्रेल करें 5470 तक के लिए। ओके, ठीक है। वैसे भी जितने भी हॉस्पिटल फार्मा काउंटर्स हैं उनमें अच्छी मूव है। कई सारे नए NFO भी आए हैं और फंड्स का पैसा भी वहाँ जा रहा है, ये रीज़न तो है। सोनी, आपके ट्रेड? प्रियंका जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा बलराम चीनी में बाय करने के लिए 430 स्टॉप लॉस के साथ 460 टारगेट। ओके, बलरामपुर चीनी, वेरी क्विक वन। ओके, कुश आपका? So a little spoiled for choice here, प्रियंका, लेकिन एक स्टॉक अगर मुझे पिक करना हो तो मैं KPR मिल को पिक करूंगा। 830 का इसका रेजिस्टेंस जोन था पिछले हफ्ते का, उसके ऊपर की ओपनिंग हुई है एंड इवन इफ इट्स जस्ट बीन 6 मिनट्स अच्छे से सस्टेन भी कर रहा है। तो KPR मिल इसको अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे ऑन दी अपसाइड 858 का और अदर 860 कर लीजिए इसको अप राउंड ऑफ। इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है, उसके ऊपर 875 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और ऑन द डाउन साइड अब 820 का जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत टाइट स्टॉप लॉस रहेगा। KPR मिल्स, ओके, ठीक है। जय, आपका क्या होगा ओपनिंग ट्रेड? तो मेरा ओपनिंग ट्रेड वेरोक इंजीनियरिंग पर होगा। 566 का अभी चल रहा है, प्रीवियस डे के हाई को अभी क्रॉस किया है, तो काफी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है ये स्टॉक में। 583 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो बाय करने की सलाह होगी। अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो तो अराउंड 556 का करके ये स्टॉक में बाय कर सकते हैं आज के दिन के। ठीक है, एक बार गौरांग से भी समझ लेते हैं। गौरांग, हालांकि आप तो फंडामेंटल राय देंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये रेलवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक चले हैं, अब तो बात ये भी हो रही है कि वंदे भारत अगले साल और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगी। लेकिन एक मैंने फिगर कहीं पढ़ी 500 वंदे भारत तक आएंगी। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़े हुए जितने भी वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, यहाँ पर अब भी अच्छा मोमेंटम है। कोई आपकी यहाँ की फेवरेट पिक होगी आपकी इस पे? अनम्यूट योरसेल्फ गौरांग। क्षमा चाहता हूं प्रियंका। तो आपने सही पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा हुआ था कि करीबन 400 से 500 वंदे भारत ट्रेन्स पूरे भारतवर्ष में चलेगी और इसका लाभ स्वाभाविक है जो भी भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां भारतीय रेल के साथ, उनको मिलेगा। एक और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कंपनियां हैं भारतीय रेल से जुड़ी हुई और जो कामकाज कर रही, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी, बहुत सक्षम और मजबूत है। और मेरा आकलन और अनुमान ये भी कहता है कि जो भी परिवर्तन और बदलाव भारतीय सरकार भारतीय रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के जमीनी स्तर पर लागू कर रहे, उसका भी फायदा इन सब कंपनियों को मिलेगा। लेकिन एक कंपनी जिसकी मेरे ख्याल से चर्चा या फिर नाम बहुत कम लिया जाता है, वो है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जो कि भारतीय रेल के साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रही, वो है KC इंटरनेशनल। इस कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से करीबन 350-400 के आसपास से खरीदारी की राय है। मौजूदा स्तर करीबन 580 के आसपास, 580 या 590 के आसपास
प्रियंका, ये कंपनी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की मझौली कंपनी है और इनके 4 मुख्य स्तंभ है कारोबार के, और चारों ही कारोबार से बहुत ही शानदार योगदान इस कंपनी के ऊपर आता है। हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले इसने अपना सर्वोच्च स्तर बनाया था और वहां से नीचे आया है। और अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के जो मझौली कंपनियां हैं, जो भविष्य में मझौली से दिग्गज कंपनी बन सकती है, वैसी कंपनियों पर हम ध्यान दें। तो केईसी इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय रेल के साथ भी जुड़ी हुई है और बाकी अन्य कारोबार भी है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि की राय है और लक्ष्य करीबन 680 से 700 का है हमारा। ठीक है, 680 से 700 रुपए के लक्ष्य केसी इंटरनेशनल के लिए निश्चित तौर पर एक दमदार कंपनी है। डीवीज लैब में हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और पिछले 6-7 सत्र से लगातार ये धीरे धीरे करके शेयर ऊपर आ गया है। 1.5% की तेजी आज है, निफ्टी का टॉप गेनर है। शिवांगी, डीवीज लैब अपोलो के साथ साथ ही चल रहा है, क्या भी उसको अपोलो आपने रेकमेंड भी किया है? क्या डीवीज लैब में मौके बन रहे हैं आज? जी बिल्कुल अभिषेक जी, हम देख रहे हैं कि डिवीज में पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते हुए दिख रहा है और डेली फ्रेम में हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मोमेंटम जो है वो बनते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल में एक क्विक मूव है, पर डीवीज भी एक काफी पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी। तो 3800 तक के लेवल्स हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे सेक्टर का टेलविंड है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिवीज लैब में आपके लिए मौके बन सकते हैं। गौरांग सर, प्रताप स्नैक्स आप देखिए बहुत आज बढ़िया तेजी है और 5.5% का एक ब्लॉक आज एक्सचेंज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ब्लॉक डील में ये इक्विटी ट्रांसफर हुई है। क्या सलाह होगी आपके प्रताप स्नैक्स को लेकर? क्या हम मान के चलें कि 1000 रुपए वाले जो स्तर है उसकी तरफ ये शेयर अब जा रहा है और किसी को नई एंट्री करनी हो तो भी मौके हैं, क्योंकि अब शेयर है 13-14% ऊपर? तो अभिषेक विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज है, लेकिन इतनी बिल्कुल बात कर सकता हूं मैं क्षेत्र के आधार पर। ये जो क्विक स्नैक्स की जो श्रेणी या संख्या या फिर क्षेत्र है जहां पर प्रताप स्नैक्स, भिखाजी जैसे नाम उपस्थित है, तो एक चीज आप गौर करिएगा, आप चाहे बड़े शहर में हो, छोटे मझौले शहर में हो या फिर ग्रामीण भागों में आप मुसाफरी कर रहे हो, आप किसी भी नुक्कड़ पर छोटी से छोटी दुकान हो या फिर बड़ी से बड़ी दुकान हो किराना की, वहां जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में इनके पैकेट्स आपको बाहर लटकते हुए दिखाई देंगे। और ऑफरिंग्स जो प्रोडक्ट की है इनके पास वो बेशुमार और लिस्ट बहुत बड़ी है। जाहिर है जिस प्रकार का जुबान पे चस्के का शौक रहता है हम हिंदुस्तानियों को, इनकी बिक्री होने में ज्यादा आपको गुंजाइश होती हुई नजर नहीं आएगी। और एक मात्र दिक्कत ये कि जितना ये मार्केट बड़ा है उतना ही बड़ा कंपटीशन है बाकी अन्य ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ। तो ये एक थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में और इनके पास प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी है ऑफरिंग को लेकर के। जो खबरें आई थी अभी आप जो बता रहे थे उसको लेकर के मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र में मजबूत कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये राय मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, कोई बात नहीं सर। इस समय आप अगर निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को वापस लेके आएंगे, एक बार दिखा सकते हैं। 10-15 मिनट हो गए बाजार को खुलने में, उसका विक्स और जो एडवांस डिक्लाइन है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर कुछ खास बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन दिखाइए। तो वैसे मैं बता देता हूँ 50 में से 27 शेयर ऐसे हैं जो निफ्टी के भी तेज़ी के साथ है। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इन्फोसिस, दूसरा TCS का, तीसरा HCL टेक का। तो आप ये देख पा रहे होंगे 97 शेयर टोटल F&O के ऊपर है। तो ये रेशियो है तो अच्छी, लेकिन इसको थोड़ा मार्जिन और देना होगा, तब आप इसको और स्पीड से ऊपर लेके जाएंगे। कम से कम 120 शेयर आ जाए वहाँ पे 97 वाली जगह पर, फिर भले बाजार चले ना चले, आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे बनाना शुरू करना। एक बार इंडिया विक्स भी और दिखा दीजिए आप। इंडिया विक्स के अंदर कुछ खास बड़ा कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 3% का है, लेकिन 12.25 के आसपास पहुँचा हुआ है। ये 12.5 पौने 13 पे आके एक नया ब्रेकआउट करेगा वापस से, ठीक।
तब आपका फियर बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं है। अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। यहाँ से कई बार हमने रिवर्सल देखा है और हमने फिर से 10.5 के लेवल्स भी आते हुए देखे हैं, इसलिए इंडिया में स्लाइटली बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जरा बैंक निफ्टी वापस दिखाइए। अभी तक 43,500 को उसने अच्छे से बचा के रखा है। और आपको मैं एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ, इस बैंक निफ्टी के अंदर सरकारी बैंकों ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। मैं आपको लिस्ट भी बता सकता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर दिखाएंगे तो आप देखेंगे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा बाकायदा तीनों हरे निशान में है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों हरे निशान में, इंक्लूडिंग कैनरा बैंक। जो कमज़ोर है वो निजी बैंक हैं, एक्सिस है, कोटक है, ICICI है। HDFC को मैं थोड़ा फॉर ग्रांटेड मान लेता हूँ, इसमें छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा डैमेज अभी नहीं कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सरकारी बैंकों का वेटेज कम है, नहीं तो ये बैंक निफ्टी भी आपको हरे निशान में मिल जाती। एक बार जरा स्क्रीन पर SBI कार्ड और बजाज फाइनेंस को भी दिखा सकते हैं, दोनों को। इन दोनों ने अपनी अपनी गिरावट, खासकर SBI कार्ड्स ने अपनी गिरावट को भी रोका है 1 मिनट के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे बड़े कल्प्रिट है, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होना था, वो शेयर अपने आप को रोक रहे हैं। दूसरा बजाज फाइनेंस भी दिखाई, जिसने अपनी स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि हमारा EMI वाला बिजनेस तो हम EMI कार्ड का बिजनेस तो हम बंद कर रहे हैं, और वैसे ठीक है। ये आप देखेंगे बजाज फाइनेंस 29-30 रुपये की गिरावट है सिर्फ। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को नोटिस करानी थी। अब आते हैं सीधा शेयर्स पे। खुश, आप जरा टाटा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए। 20% का पहले सर्किट लगा, आज भी ये शेयर ऊपर है, करीब 7-8% हो चुका है ये शेयर। इसमें ऐसा क्या हो रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट्स? आप इसका वीकली चार्ट भी दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। तो डिब्बी देखिए, ब्रेकआउट के लिए ड्यू था, और जिस तरह से इस स्टॉक का नेचर रहा है कि भाई उन्हें कंसोलिडेशन का लंबा फेज चलता है, फिर एक सडन ब्रेकआउट आता है, वही रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसको अक्रॉस टाइम फ्रेम्स देख रहा हूँ, डेली, वीकली, मंथली। तो जैसा कि आप एंटिसिपेट करेंगे कि दिस इज नाउ एक्चुअली गॉन इनटू एन ओवरबॉट टेरिटरी। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो फिलहाल इस अपमूव की जो बस है ये मिस हो चुकी है, अब थोड़ा सा डिप का वेट करें। आइडियली आपके लिए एक अच्छा लेवल जो स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का है वो है 4000 से लेकर 3900 के आसपास। अब वो डिप आता है, नहीं आता है, कब आता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए मैं कहूंगा फ्रेश एंट्री इसको अवॉइड करें। बट हाँ, जो मोमेंटम है और जिस तरीके का हमने इसमें वॉल्यूम पिक देखा है, ये बिल्कुल राइड करके चले। किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इसको ऐसे प्ले करें कि पार्टली प्रॉफिट बुक करके चले, और जो नेक्स्ट क्वांटिटी है उसको आप 4100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जो ये करंट अपमूव है, इसमें स्टॉक 4500 या उसके प्लस के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नई बाइंग के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो पार्टली बुक करके रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को आप होल्ड करें विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 4100। आज लैब वाले शेयर वापस से थोड़े एक्टिव हैं, लेकिन मेरी नज़र जा रही है विजय डायग्नोस्टिक पे, क्योंकि अमूमन शुरुआत में इस तरह का वॉल्यूम और इस तरह के लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिखते नहीं होंगे। कई बार अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो आपके लिए आज थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वॉल्यूम, और साथ ही इसका प्राइस एक्शन है। एक काम करते हैं, जरा सोनी से पता करवाते हैं। सोनी जरा चेक करना विजय डायग्नोस्टिक, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। देखेंगे तो 600 का एक अभी इमीडिएट सपोर्ट अच्छा बन गया है, और आज अगर ये होल्ड करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, उसके ऊपर ही क्लोज देता है, सो डेफिनेटली ऑन अ पोजिशनल बेसिस आप इसमें 650 660 देख सकते हैं। सो उसी टारगेट के लिए आप इसमें अगर कोई होल्ड करें तो इस 600 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 650 660। ऑलराइट, तो सारे फार्मा डायग्नोस्टिक नए हेल्थ केयर फंड्स खुल रहे हैं। इनफैक्ट कोटक म्यूचुअल फंड ने भी अपना एक नया हेल्थ केयर फंड भी लॉन्च किया है, और इस वजह से म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी फ्लोज आप देखेंगे तो फार्मा काउंटर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक काउंटर्स, इनमें जा रहा है। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक्साइट में भी एक अच्छी एक्साइटमेंट दिख रही है, और पिछले हफ्ते से ही देखें यहाँ लिथियम बैटरीज और इनको लेकर एक और न्यूज़ भी आई थी लास्ट वीक, हमने स्टॉक में मूवमेंट देखी अच्छी, लेकिन क्या बड़ी मूवमेंट आ सकती है? कुछ एक्साइट के चार्ट चेक करेंगे एक बार। तो प्रियंका देखिए, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक का जो अपमूव है ये देखें तो अभी जो रिसेंट अपमूव शुरू हुआ है ये एक अच्छा बेस बनाने के बाद एक स्मॉल राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग के बाद शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई बहुत ज्यादा मेजर स्टॉक में डैमेज नहीं था। इवन व्हेन इट फेल, इट वाज जस्ट इन लाइन विद द मार्केट्स, और एक अक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी थी। अब इसका जो ब्रेकआउट आया है 275 से 280 का जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर का, ये वॉल्यूम बैक्ड अपमूव है। तो नियर टर्म में ही मैं कहूंगा कि 300
के लेवल्स जो हैं इसको आप बिल्कुल अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। वो क्रॉस होता है तो यहाँ पे आपको 330 तक के लेवल दिखेंगे। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से ये काफी अच्छा स्टॉक है, और जो ये रिसेंट ब्रेकआउट है ये स्टॉक के स्ट्रेंथ और जो इसका मोमेंटम है इसका कॉन्फर्मेशन है। ऑन द डाउन साइड इसका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 265 से 270 के आसपास बन के आ रहा है, विच मीन्स सपोर्ट जोन्स काफी पास में है और जो टारगेट्स हैं ये ऊपर के हैं। तो ब्रेकआउट के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो गया है इसमें। ठीक है, 19,700 के पास अब हम स्लिप हुए हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो 43,500 के नीचे स्लिप हुआ है। इंडेक्स पर 19,700 के आसपास, क्या यहाँ से सोनी थोड़ा इंतजार करना चाहिए इंडेक्स को खरीदने का? इन लेवल्स के बाद अब 15 मिनट हो गए और हम देख रहे हैं लार्ज कैप्स में ऑटो स्पेस जहाँ से एक तेजी पिछले हफ्ते देखने को मिलती, उन्होंने अपने गेन्स इरोड किए हैं। रिलायंस भी 0.5% वीक हुआ है। क्या मौका बाजार दे रहा है एक्यूमुलेट करने का, या फिर थोड़ा आप वॉच करना चाहेंगी, वेट करना चाहेंगी? प्रियंका जी, जैसे कि मैंने कहा था मॉर्निंग में 19,600 ही एक लेवल रहेगा जहां से आप देख सकते हैं खरीदने के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ से और 50 to 80 पॉइंट्स का डिप अगर मिलेगा निफ्टी में तो वहीं से आप एक बार बाय करने की कोशिश कीजिए। बाय ऑन डिप्स बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी जैसे कि मैंने कहा है कंप्लीटली अवॉइड जोन्स में रहेंगे। और आज अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन में तो कॉल राइटिंग भी एग्रेसिव हो रहे हैं 19,750 19,700 पे, और पुट राइटर्स थोड़े बहुत कोशिश कर रहे हैं 19,700 को सेव करने के लिए। बट अगर 19,700 19,690 ब्रेक कर जाता है स्पॉट में तो वहां पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा टू ऑन पुट राइटर्स। सो वो शायद अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहेंगे। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। लेवल ऑप्शन राइटर्स कहाँ पे अपने पोजीशंस आज होल्ड कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैंने कहा है 19,600 का ही एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां तक आने के लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, इंडेक्स पर ये व्यू। निफ्टी बैंक में देख रहे हैं कि 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है। वेट कर रहे हैं कि 43,500 को क्रॉस करे। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं, थोड़े मिड साइज के जो बैंक्स हैं, वहां पर कुछ कुछ रौनक है। और पीएनबी को हम देख रहे हैं कि 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। गौरांग, 70 रुपए के आसपास तमाम लोग बुलिश हुए थे, न सिर्फ टेक्निकल बल्कि फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी बुलिश हो रहे थे। 80 रुपए के आसपास के भाव ऑलमोस्ट इसमें अब आ गए हैं, 79 के आसपास खड़ा है। अभी आपकी क्या व्यू इस पर? क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने 70 के पास एंट्री की है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? गौरांग सर, अनम्यूट कीजिए सर। मुझे आदत नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। ये अनम्यूट की मुझे आदत नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जी जी नहीं सर, ये इस पर हमने करीबन 40-45 से खरीदारी की राय दी थी, तो कमोमन 2 गुना हो चुका है। और इतना शानदार रिटर्न जब मिलता है तो मुनाफा समेटना भी एक कला होती है शेयर बाजार में, न कि सिर्फ निवेश करने की। क्योंकि आखिरकार आप निवेश करते हैं ताकि आपके निवेश के ऊपर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले। लेकिन खरीदारी की राय अब भी है। दिक्कत एक ही है अभिषेक, पीएनबी की बैलेंस शीट को लेकर के जो नाम सामने आए थे कुछ समय पहले, बैड डेट्स को लेकर के, ग्रॉस नेट एनपीए को लेकर के, प्रोविजन को लेकर के, वो एक दिक्कत है, पहली बात। दूसरी बात, नतीजों में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए। 1, 2 या 3 तिमाही नहीं, 4 तिमाही में आपको निरंतर सुधार, जो कि मेरे ख्याल से फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जो नाम जुड़े हुए बैड डेट्स को लेकर के। हम ये भी डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि पीएनबी क्योंकि एक थोड़ा बहुत हाई बीटा वोलेटाइल स्टॉक है, नतीजों को लेकर के, खबरों को लेकर के, एनपीएस को लेकर के, तो हम स्पष्टीकरण ये देते हैं कि भाई जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि जो स्तर से हमने राय दी थी निवेश करने की 2 गुना हो चुका है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और पुराना निवेश निचले स्तर पर है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, पीएनबी को लेकर ये व्यू। लेकिन टेलीकॉम आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 के लिए जो कंपनियां चुनी गई हैं, आज शुरुआत तो ठीक हुई थी। आप डिक्सन टेक को देखिए, आप शर्मा एसजीएस को देख लीजिए, आपको शेयर शुरुआत सही किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से इसमें प्रेशर बन रहा है। लेकिन इसी कैटेगरी की एक और कंपनी आईटीआई, वहां पर शुरुआत के बाद भी हम देख रहे हैं कि अच्छे मूव्स बन रहे हैं। हालांकि हमने 300 रुपए के ऊपर शेयर को जाते हुए देखा है पहले, लेकिन 280 रुपए के भाव फिर से आ गए हैं। आज 7.5% के आसपास की इसमें तेजी है। कुछ आईटीआई को लेकर आपका क्या कन्विक्शन कह रहा है, और क्या आपको लग रहा है कि 300 रुपए की तरफ फिर से ये शेयर बढ़ गया है?
तो अभिषेक, अगर मैं इसको बहुत ही इंडिपेंडेंटली देखूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब एक लंबा कंसोलिडेशन था, आज 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस के प्रेशर के बाद निकला है ये स्टॉक। तो ये मोमेंटम जारी रह सकता है। 300 के पास हम फिर से स्टॉक को जाता हुआ देख सकते हैं वीकली, और अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल जिसे हम कहते हैं वो है। तो किसी को पोजिशनल बेट चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ पे 300 और मैं कहूंगा 325 तक के टारगेट्स के लिए भी ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है ये आपका 250 से 255 के जो जोन्स हैं इसके पास निकल के आएगा। बट जैसा कि आपने बताया कि अगर मान लीजिए आप मोमेंटम के हिसाब से प्ले करना चाहें तो सिरमा, एसजीएस, डिक्सन, ये कुछ और कंपनीज हैं जिनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आई वुड प्रेफर दोज, बट आईटीआई ऑल्सो independently does look good on the charts after today's breakout. ठीक है, डन। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है ट्रेंट के नाम से, शिवांगी जरा आप उसको चेक करेंगे। ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट, ये अभी भी इसमें ट्रेड बनता है कोई? अगर है तो फिर बताइए। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि फेस्टिविटी के पहले ये स्टॉक में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। ये हमारा इनफैक्ट वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स भी था। एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस में ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छा फॉलो अप बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे 2700 तक के लिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो हम ट्रेल करें अपसाइड की तरफ। 2560 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल। और ओवरऑल स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव है। इंडिकेटर्स वाइज भी इसमें एक अच्छा पॉजिटिव अपमूव बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, मेरे को अच्छे से याद है आपने शेयर दिया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे ही पूछा क्योंकि आप इसको अच्छे से ट्रैक भी कर रहे होंगे। आज सुबह हमने एक शेयर बताया था बलरामपुर चीनी, इकलौता ऐसा शेयर बताया था हमने। निफ्टी और बैंक निफ्टी से इधर हटकर कॉमोडिटीज़ में से एक शेयर ढूंढा और वो शेयर करीब 1.5% भी ऊपर भी आ गए, 7 रुपये ऊपर आ गए। जय, ये आज के 7 रुपये सामने सामने पे मिले हैं, बुक करके बाहर निकले या फिर अभी और चलेगा? हमारे को लगता है जाएगा 450 तक। तो सो डेफिनेटली डिम्पी जी, मुझे भी लग रहा है 450 जाएगा और वो क्रॉस करेगा। उसके बाद 462 के लेवल भी जा सकता है। सो बलरामपुर चीनी पर बने रहने की सलाह होगी। काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड दिख रहा है और ये कंटिन्यू हो सकता है। तो बलरामपुर चीनी वुड बी गुड बाय। यहाँ से भी अराउंड 15-20 पॉइंट की अपमूव यहाँ से भी दिख सकती है। और ऑल्सो सुबह नाइका जो शेयर किया था सर, उसमें भी अराउंड 5% का अपमूव रिकॉर्ड किया है और अभी भी मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए ये स्टॉक में। और मुझे लग रहा है अराउंड 180 के लेवल्स भी यहाँ पर वापस से दिख सके। तो प्लीज कीप होल्डिंग नाइका अभी के लिए। ठीक है सर, नाइका का आपका टारगेट हिट हो गया क्या? ये जो 4.5% ऊपर दिख रहा है अभी? नहीं, टारगेट मेरा बढ़ा था, अराउंड 8-9% था। तो अराउंड 5.5% तो अपसाइड हो गया। अराउंड अभी भी 2-3% बाकी है। ठीक है, डन, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसी तरह से आप नोटिस करवाते रहिए सारे के सारे शेयर्स। और हमारा यही मानना है कि कम से कम शेयर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो फिर कहना क्या, फिर तो मार्केट के अंदर रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एक काम करते हैं, 1-2 शेयर और पता करते हैं। ONGC टिपिकली अब इसको शिफ्ट कर जाना चाहिए। मान लीजिए किसी ने IOC और BPCL से काफ़ी पैसा बनाया हो, शिवांगी एग्जाम्पल के लिए मैंने IOC और BPCL से काफ़ी पैसा बनाया, अब मैं शिफ्ट करके गैस वाली सरकारी कंपनी में आना चाहता हूँ ONGC। मेरे को लग रहा है BPCL के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग है ना वो होएगी और भी होएगी, और शिफ्ट हो जाओ ONGC में। ये सही फैसला है क्या, या फिर अलग से पैसा लाके ONGC को खरीदे? देखिए, अगर हम ONGC का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑफकोर्स स्टॉक जो है वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। BPCL जो हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक जो है सारे ये जो सेक्टर्स के वो कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़े बहुत मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। ऑफकोर्स निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम हल्का सा मिसिंग है आज। पर एक बार मोमेंटम अगर बाजार पकड़ ले तब मेरी राय रहेगी कि हम ये फोकस करें, बिकॉज मोमेंटम वाले स्टॉक्स में रहने में हमें एक अच्छा अपमूव जो है क्विकली देखने को मिलेगा। शेयर मेरे लिस्ट में और आ रहा है बार बार, उस शेयर का नाम है साइंट, CYENT, साइंट। कुछ आप जरा देखेंगे, आपने भी 1-2 बार पहले शेयर को नोटिस करवाया साइंट को। आज 5% ऊपर है। ये IT का इकलौता शेयर है जो इस समय 5% ऊपर दिखा रहा है। तो क्या पोजीशंस रखें या फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले? आज अच्छा मूव मिला इसके अंदर।
जी डिम्पी, यू आर राइट। इसको हमने काफी बार रिकमेंड भी किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। आप देखें तो एक इसमें भी एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा था, अप मूव आया है। प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अभी तो ये मूव शुरू हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा सा अपटिक दिखा रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करें। अगर पोजिशनली इसको होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1890 के पहले टारगेट के लिए बने रहें, और जो दूसरा टारगेट है वो 1950 का होगा। तो किसी ने अगर हमारी चर्चा सुन के लिया हो तो मैं कहूंगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। अब ऑन द डाउन साइड जो इसका सपोर्ट है दैट इज क्लोज टू 1775, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना के चलें, और जैसा मैंने कहा इस मोमेंटम को राइड करते चलें। पॉइंट में अभी जल्दी ना करें बुक करने की, ये सलाह कुश की रहेगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी अच्छे चल रहे थे, आज भले उनमें इतनी बड़ी मूव ना हो, लेकिन क्या ये रडार पर होने चाहिए जिस तरह से इनके लिए न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। शिवांगी, आप कोई फर्टिलाइजर काउंटर ऐड करेंगी? जी, फर्टिलाइजर स्पेस में अगर हम बात करें तो जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे है वो है फैक्ट, बट फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। प्रियंका, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं पॉलिसी बाजार के बारे में डिस्कस करूं। सॉरी, शिफ्टिंग फोकस हियर, बट यहाँ पे एक काफी अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे नजर डाल सकते हैं 850 पे। प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज गिव अस प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। व्यूअर्स का फायदा होना चाहिए, जरूरी है। शिल्पा राव तुम्हारे साथ बनी हुई है ऑप्शंस का चैंपियन देने के लिए। ओके, मॉर्निंग शिल्पा, बताएं आपका ट्रेड क्या आज का? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे आज का मेरा जो सस्ता ऑप्शन रहेगा ऑप्शन चैंपियन, तो यहाँ पे इंडिया मार्ट 2700 का जो कॉल ऑप्शन है रफली अभी 37 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 25 का मेंटेन कीजिए और टारगेट तो 55 से 62 तक का है। इंडिया मार्ट में यहाँ पे 2600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे अपसाइड टुवर्ड्स 2730 से 2750 तक भी पॉसिबल है। मार्ट की 2700 की कॉल आपको 37 पे खरीदनी है, लेकिन क्योंकि ये रिस्की ट्रेड्स होते हैं इसलिए आप स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान रखें। शुक्रिया शिल्पा ये ट्रेड बताने के लिए। आज कई सारे हम देखें ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है, और ये मूव पिछले हफ्ते से एक रिन्यूड सी दिख रही है। राणे ग्रुप के स्टॉक्स में आप देखें वहाँ पर अच्छी मूव है पिछले हफ्ते से ही, और इनफैक्ट आज टैल्बरोस में लगभग 18% की मूव है। लेकिन गैब्रियल जैसे स्टॉक्स भी धीरे धीरे फिर से, हालांकि इनकी कभी चाल रुकी नहीं थी, लेकिन फिर से बड़े मोमेंटम में दिख रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं राणे ग्रुप के, चाहे स्टॉक्स हो, राणे होल्डिंग हो, आज राणे इंजन चल रहा है। सोनी, एक बार इस स्पेस को आप कवर करती हैं तो कोई स्टॉक, इंटरेस्टिंग स्टॉक आ रहा है सामने? जी प्रियंका जी, नॉन एफएनओ स्टॉक्स में स्पेस में ज्यादा मैंने फोकस नहीं दिया है, बट सिंस अभी आप गैब्रियल की बात करें तो जस्ट चार्ट्स मैंने ओपन किए हैं एंड काफी अच्छा लग रहा है। प्योरली ऑन चार्ट्स बेसिस अच्छा सपोर्ट बन गया है 400 का, यहाँ से इनफैक्ट एक बाई भी बनता है। 460 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, सो डेफिनेटली इसको आप बाय कीजिए 400 स्टॉप लॉस के साथ एंड टारगेट्स ऑफ 460। ठीक है, ये स्टॉक्स, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में ना चुनिंदा कुछ एक्शन है। आप एनटीपीसी को देखिए, ये शेयर चल रहा है, आज भी उसमें आपको तेजी दिखेगी। लेकिन एक शेयर स्किपर, जो कि हालांकि साइज छोटी है, टीएनडी सेगमेंट की ये कंपनी है, स्किपर में आज ठीक ठाक कुछ हाल है। बाकी भी एक्शन कुछ है पावर में छोटे छोटे, क्योंकि सीएससी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार रेकमेंड हुआ है। आज सीएससी में देखने की 2% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। पावर में कहीं कुछ आपकी नजर जा रही है, कहीं ट्रेड्स बन रहे हैं? तो अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर कोई एक क्षेत्र हो जिसपे ओवरऑल नजर रखनी चाहिए तो पावर विल डेफिनेटली बी वन ऑफ देम। एंड अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अट्रैक्शन हर एक नेचर ऑफ स्टॉक्स में देखने मिला है। तो जो दो स्टॉक्स हमारे रेडार पे हैं यहाँ पे, अगर मैं बड़े स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे टाटा पावर, ये एक स्टॉक है जो अब हमारे रेडार पे है।
अच्छे मूव के बाद अब अपने 265 के रेजिस्टेंस जोन के पास आके वेट कर रहा है, बट ये क्रॉस होते ही 265 क्रॉस होते ही यहाँ पे आप 280 तक के टारगेट्स जो है इन प्ले आते हुए देखेंगे। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से टाटा पावर को अपने रेडार पे रखें। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका यहाँ पे 250 से लेके 255 के जोन्स तक का रहेगा। एक स्टॉक जो रिलेटिवली स्मॉलर है और जिसको हमने अक्सर डिस्कस किया है वो है GPIL, गोदावरी पावर एंड इस्पात। इसमें भी आप देखें तो कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट, ऐसा एक स्ट्रक्चर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। अगेन पोजिशनल बेट लेके चलें तो 710 और 750 तक के लेवल्स आपको ऊपर के देखने मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 650 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। गोदावरी पावर एंड इस्पात ये नज़र में है कुछ के। सोनी, आज देखिए ऑटो इंसलरी स्पेस में बहुत कमाल का एक्शन है। टालब्रोस ऑटोमोटिव में करीब 17.5% के आसपास की तेज़ी है। गैब्रियल में 5% की तेज़ी है। राणे इंजन शेयर चल रहा है। हालांकि अगर हम ऑटो उठा के देखेंगे तो ऑटो का मामला थोड़ा सा शांत आपको आज दिखाई देगा। कहीं आपकी नज़र ऑटो इंसलरी में लग रहा है कि कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है जो बिल्कुल फोकस करके उसका फायदा उठाना चाहिए? ठीक जी, जस्ट अभी हमने जो डिस्कस किया है गैब्रियल वो तो ऑलरेडी हो बता चुकी हूँ। और दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, राणे इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, सो डिसेंट लग रहा है, बट एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे अभी भी नजर आ रहा है 325। आज के डे में अगर 325 को दोबारा क्रॉस करता है तो इसमें डेफिनेटली बाई कीजिए और ये एक अच्छा ब्रेकआउट भी देगा एंड अप टू लेवल्स ऑफ 380 टारगेट्स बन जाएंगे फॉर पोजिशनल बेसिस। तो राणे इंजीनियर्स में आप इसमें फोकस रख सकते हैं। वेट एंड वॉच कीजिए 325 लेवल्स को दोबारा क्रॉस करने की। एक बार वापस से निफ्टी को आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। कहीं कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। इंडाइसिस में आप सुस्ती देख रहे होंगे और ये रहेगी भी। अगर कोई आदमी ये सोचे कि इंडाइसिस एकदम से ठीक हो जाएंगे या एकदम से खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी लेके आइए वापस से। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं है। मेरे को सिर्फ आज अच्छी चीज़ जो दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर, जो मेन शेयर्स थे ना, जहाँ से मेरे को डर जा रहा था कि वो शेयर टूट ना जाएँ, वो शेयर थोड़े से रुके हैं, बस इतना ही है। हालांकि मेजॉरिटी शेयर्स अभी भी वीक है। 12 में से 8 शेयर कमज़ोर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी को मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है। एक्सेस, ICICI दोनों की वेटेज ठीक ठाक है, एक कमज़ोर कर रहे हैं। और एक बैंक निफ्टी का मिरर इमेज जिसको हम कहते हैं कोटक बैंक, वो भी ठीक नहीं है। वो भी आज 24 पॉइंट का नुकसान आपको दे रहा होगा। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं, बट ठीक है, सरकारी बैंकों का काम हो रहा है तो ये अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडाइसिस को छोड़िए, जरा स्टॉक्स को पकड़िए। और स्टॉक्स में एक शेयर और है मेरे लिस्ट में, बलरामपुर चीनी के लिए। पहले आपको भी सोनी बहुत शुक्रिया, आपने फ्राइडे को ये BTST दिया था, मेरे को अच्छे से याद है। और आज सुबह हमने भी नोटिस करवाया, तो करीब 1.5% का जो बेनिफिट है उसमें आपका योगदान ज़्यादा है, क्योंकि आपने फ्राइडे को ही BTST करवा दिया और आज लोगों ने पोजीशंस काटी होंगी। एक शेयर है IGL, ये कितना वीक है कुछ। IGL पे कन्विक्शन का लेवल नहीं आ रहा, इंस्पाइट ऑफ दिस के ऊपर से काफ़ी टूटा है। आप इसका ना मंथली चार्ट भी दिखाना IGL का, और वीकली भी दिखाना, फिर खुश आपको बताएंगे कुछ ये कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है इसके वीक होने के बावजूद भी। तो डिम्पी देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो पेरिनियल लॉन्ग होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको आप शॉर्ट करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए। मैंने अक्सर आप ही के चैनल पे, आप ही के शो पे ये मेंटेन किया है कि ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स हैं, फॉर मी दे फॉल अंडर दैट हेजिंग कैटेगरी, जिनमें अच्छा मोमेंटम आए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें या ऊपर से शॉर्ट करके चलें, तो वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। आप देखिए तो इनकी जो मूव होती है ये न्यूज बेस्ड होती है, और जैसे ही न्यूज का इफेक्ट खत्म होता है ये फिजल आउट हो जाते हैं और ये एक्चुअली प्राइम शॉर्टिंग कैंडिडेट्स बन जाते हैं। अब ये एक स्ट्रैटेजी है जो पोर्टफोलियो लेवल पे आपके जो व्यूअर्स हैं ये इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं, स्पेशली जो डेरिवेटिव्स में प्ले करना जानते हो। अब जहां तक स्टॉक की पर्टिकुलरली बात है, सेम बहुत ज्यादा कोई इसमें स्ट्रेंथ है नहीं। एक सपोर्ट ढूंढने का स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है समवेयर क्लोज टू दोस 370 लेवल्स। एक रिकवरी की भी अटेम्प्ट है, बट मुझे लग रहा है ये फिजल आउट हो जाएगी। तो 370 के नीचे ये और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेल बन जाएगा 350 के जो टारगेट्स हैं इसके आसपास के लिए। तो इसको आप बाइंग के लिए बॉटम फिशिंग या कोई भी ऐसी एडवेंचरस ट्रेड्स ना करें, मेरा सजेशन रहेगा। न्यूज मोमेंटम इज अ डिफरेंट आइडिया, बट अदर देन दैट इसमें आप बॉटम फिशिंग या बाइंग की व्यू ना बना के चलें। ऑन द शॉर्ट साइड पहला टारगेट मेरा 370 है, वो ब्रेक होते ही 350 आएगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है ये मैं 400 के करीब लेके चलूंगा।
ओके ठीक है, डन। तो आप वो 400 के आसपास भी लेके चलेंगे। एक शेयर मेरे लिस्ट में और है, उस शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। ये मैं ज़रा पता करता हूँ, जय पटेल से ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे आके रुका हुआ है। एक काम आप मेरे लिए थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी ना फ्यूचर्स में है, इसकी एक फ्यूचर वाली प्लेट होगी, उसमें ना ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो हो रहा है बट प्राइस एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। एक PLI वाली खबर भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो 3 चीज़ें हैं, एक खबर है, दूसरा देख रहे हैं 5.6% का OI है बट प्राइस एक्शन उतना नहीं है, और दूसरा प्रीमियम है 12 पॉइंट का, और एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। जैसे सारे पैरामीटर्स जिसको हम टिपिकली चेक करते हैं ना, वो फेवर में आ रहे हैं और हमको लगता है 6000 की तरफ जाने वाला शेयर है। अगर ये आज और कल में ये टिक जाए और स्पीड से ऊपर आ जाए तो आप कितनी राय में इत्तेफाक रखते हैं और बाय करेंगे क्या सर? तो 100% इत्तेफाक रखता हूँ, बट कंडीशन के साथ अगर 5500 का ये लेवल जो अभी चल रहा है वो सस्टेन हो जाना चाहिए, और 5570 का अगर लेवल आज के दिन में ब्रेक हो गया तो मुंह में शक्कर जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपसाइड मुझे दिख रहा है यहाँ से। डिक्सन बहुत टाइम से कंसोलिडेट भी हो रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी है ब्रेकआउट होने का। सो 5570 का ब्रेकआउट होने की बात करूंगा। ऑलरेडी जो छोटी मझौली मूविंग एवरेजेस है, सुपर ट्रेंड लाइन है, उसको तो ब्रेकआउट दे दिया है, बट यहाँ से 70 पॉइंट बढ़ने की आसार है, जो हो जाने के बाद मुझे लग रहा है 6000 तक जो आपने बोला, मुझे लग रहा है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। और किसी को बाय करना हो तो ये स्टॉक में डेफिनेटली अगर 5570 का लेवल पार हो जाए उसके बाद ही बाय करना चाहिए, तब तक थोड़ा अभी के लिए अवॉइड करिए। ओके ठीक है, एक शेयर मैं आपको और नोटिस करवाऊंगा, और ये शेयर देख के सबको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर जो इन्वेस्टर है उनको तो अच्छा लगेगा, और जो स्विंग ट्रेडर है ना उनको भी अच्छा लगेगा। उस शेयर का नाम है रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया का शेयर वापस अपने डेली चार्ट पर 200 दिनों की एवरेज को ब्रेक करके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ये पहले रुक गया था, आज 3.5% ऊपर है। ट्रस्ट मी, ये अगर शेयर चलने पे आया, 240 की इसने रेंज पार कर दी तो ये बहुत ही बढ़िया शेयर बनेगा। सोनी, आप इस शेयर को ज़रा चेक करना, मेरे कहे पे मत जाना कि मैं इस शेयर पे बुलिश हूँ। आप अपना इंटेलिजेंस से बताइए रैलीज इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए। मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है और सामने काफ़ी बड़ा गैप मिल रहा है। जी डिम्पी जी, रैलिस इंडिया बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पे आ रहा है, एंड इनफैक्ट यहाँ से काफी और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अप टू लेवल्स ऑफ 240। वो रहेगा शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। 240 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, टारगेट्स काफी हाई हो जाएंगे, 320 प्लस लेवल्स लग रहा है। वो एक मीडियम टर्म बेसिस पोजिशनल प्ले के लिए रहेगा। सो आई थिंक यहाँ से भी अगर किसको फ्रेश पोजीशन बनानी हो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। फॉर इंट्राडे बेसिस हम 215 का सपोर्ट देखेंगे, बट पोजिशनल प्ले के लिए हम 190 to 200 का एक सपोर्ट अच्छा है, तो आप 200 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ वोखाड़ जैसी फीलिंग दे रहा है, आपको पता ही होगा। वोखाड़ भी हमने ऐसे ही आपके लिए नोटिस करवाया था। रिलायंस इंडिया पे अपने वित्तीय सलाहकारों से अच्छे से पूछ लीजिएगा, हमने सोनी से पता भी कर लिया है।